हेलो एंड वेलकम टू फिलर फार्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फार्म। तो आज हम लोग एक्सचेंज थ्योरी, टूरिज्म और कंजप्शन करेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कंफर्म फास्ट दैट वॉइस एंड पीपीटी क्लियर आर नॉट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो जिन्होंने फिलर फॉर्म नहीं ज्वाइन किया अभी तक, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने आज यूनिट 6 कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 7 हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। सो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरा रेफरल कोड अलीम10 यूज कर सकते हैं, जिनसे हमको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक नया अनाउंसमेंट है कि हम लोग नवंबर में एक नया क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप जो है तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट दिसंबर में। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि आपको 1400 में दोनों कोर्स मिल जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 का भी क्रैश कोर्स में। इसमें आपको पेपर 1 की सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बुक भी मिल जाएगी। तो जो नहीं ज्वाइन किए हैं वो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको क्रैश कोर्स के जरिए आपकी तैयारी कराई जाएगी यूजीसी नेट दिसंबर के लिए। ठीक। तो हम लोग आज इकोनॉमी एंड सोसाइटी पार्ट 5 करने वाले हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी पार्ट 5। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें टूरिज्म। Tourism is a social, cultural, and economic phenomena which entails the movement of people to countries or places outside their usual environment for personal or business or professional purpose। तो टूरिज्म क्या है? एक सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फिनोमेना है। ये सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फिनोमेना है जिसमें जो है लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक जगह से दूसरी जगह अपने यूजुअल इन्वायरमेंट से बाहर जाते हैं फॉर पर्सनल और बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पज। अपने पर्सनल पर्पज के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए, प्रोफेशनल पर्पज के लिए या रिलीजियस पर्पज के लिए भी लोग टूरिज्म करते हैं। ठीक। तो ये टूरिज्म की डेफिनेशन है। टूरिज्म इज अ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फिनोमेना which entails the movement of people to countries or places outside their usual environment for personal or business or professional purpose। ठीक। पर्यटन क्या है? पर्यटन एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिघटना है जो व्यक्तिगत या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लोगों को उनके समान वातावरण से बाहर के देशों या स्थानों पर ले जाने के लिए मजबूर करती है। तो पर्यटन क्या है? एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिघटना है जो किसी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश, एक स्थान से दूसरे स्थान, अपना जो उसका समान वातावरण है उससे बाहर जाने के लिए किसी भी कारण, चाहे वो व्यक्तिगत कारण हो, चाहे व्यवसायिक कारण हो या धार्मिक कारण हो, किसी भी कारण से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को पर्यटन कहा जाता है। तो पर्यटन एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिघटना है जो व्यक्तिगत या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लोगों को उनके समान वातावरण से बाहर के देशों या स्थानों पर ले जाने के लिए मजबूर करती है।
डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म। अब अलग अलग टाइप के टूरिज्म कौन कौन से होते हैं, विभिन्न प्रकार के पर्यटन कौन कौन से होते हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे। कौन कौन से पर्यटन पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है डोमेस्टिक टूरिज्म, टेकिंग हॉलीडेज एंड ट्रिप्स इन योर ओन कंट्री। डोमेस्टिक टूरिज्म क्या है? अगर आप अपने हॉलीडे और अपने ट्रिप को अपनी ही कंट्री में मनाना चाहते हैं, अपनी ही कंट्री में जाते आते हैं, तो वो उसी को क्या कहा जाता है? डोमेस्टिक टूरिज्म। जैसे अगर मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया के अलग अलग प्लेसेस, दिल्ली चला गया, आगरा चला गया, या मतलब कश्मीर चला गया, किसी भी प्लेस पे जाता हूँ अगर, तो ये क्या है? डोमेस्टिक टूरिज्म कहलाएगा। अगर आउटसाइड कंट्री नहीं जा रहा हूँ तो ये क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक टूरिज्म कहलाएगा। घरेलू पर्यटन क्या है? अपने देश में छुट्टियाँ और यात्राएं लेना, मतलब अपने देश में छुट्टियां मनाना या यात्रा करना, ये क्या कहलाता है? घरेलू पर्यटन कहलाता है। जैसे भारत के लोग अगर भारत में ही अपनी छुट्टियां मनाते हैं, अपनी यात्राएं करते हैं, तो इसको घरेलू पर्यटन कहा जाएगा। जैसे कोई आगरा चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, ठीक, मुंबई चला जाता है, या कश्मीर चला जाता है, या नॉर्थ ईस्टर्न देश में चला जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न जो प्रदेश है वहाँ पे चला जाता है, तो इन सब पर्यटन को क्या कहा जाता है? घरेलू पर्यटन कहा जाता है। जहाँ आप अपने देश से बाहर नहीं जाते, जहाँ पे आप अपने देश से बाहर नहीं जाते हैं, ऐसे पर्यटन को घरेलू पर्यटन कहा जाता है। ठीक। दूसरा है इनबाउंड टूरिज्म। इनबाउंड टूरिज्म क्या है? विजिटर्स फ्रॉम ओवरसीज कमिंग इनटू द कंट्री। बाहर के लोग जब जो है कंट्री में आते हैं, तो उसी को इनबाउंड टूरिज्म कहा जाता है। जब बाहर के विजिटर्स जो है आपकी कंट्री में आते हैं, तो उसी को इनबाउंड टूरिज्म कहा जाता है। इनबाउंड टूरिज्म क्या है? इनबाउंड पर्यटन क्या है? विदेशों से देश में आने वाले आगंतुक, जो भी मतलब विजिटर हैं, जो भी घूमने वाले लोग हैं, वो अगर जो है विदेशी देश से हमारे देश में आते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? वो इनबाउंड टूरिज्म कहलाता है। ठीक, वो क्या कहलाएगा? इनबाउंड टूरिज्म। जैसे अमेरिका से लोग इंडिया आए, ठीक, या ब्रिटेन से लोग इंडिया आए, ठीक, या जर्मनी से लोग इंडिया आए, बहुत सी जगहों से अगर आप अपनी कंट्री से के अलावा दूसरी कंट्री के लोग इंडिया आते हैं, इसलिए विजिटिंग पर्पज के लिए विजिटर्स बनकर, तो इसी को क्या कहा जाता है? इनबाउंड टूरिज्म कहा जाता है। ठीक, इनबाउंड पर्यटन इसी को कहा जाता है। आउटबाउंड टूरिज्म क्या होता है? आउटबाउंड टूरिज्म ट्रेवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज फॉर अ विजिट और अ हॉलीडे। ठीक, अलग अलग कंट्रीज अगर आप जाते हैं विजिट करने के लिए, अपनी हॉलीडे मनाने के लिए, तो इसको आउटबाउंड टूरिज्म कहा जाता है। ठीक, जब हम खुद अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं, तो हम जो है इसको आउटबाउंड टूरिज्म कहेंगे। ठीक। जब हम खुद अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं, इसलिए अपने हॉलीडे मनाने के लिए, अपना ट्रेवलिंग के लिए, तो ऐसी चीज़ को, ऐसे टूरिज्म को आउटबाउंड टूरिज्म कहा जाता है। ठीक। जैसे बहुत से लोग जो है कनाडा घूमने जाते हैं, थाईलैंड घूमने जाते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे, अमेरिका घूमने जाते हैं, ठीक, जर्मनी घूमने जाते हैं, ठीक, सऊदी अरबिया घूमने जाते हैं, ठीक। इन सब टाइप के टूरिज्म को क्या कहेंगे? आउटबाउंड टूरिज्म कहेंगे। आउटबाउंड टूरिज्म एक यात्रा या छुट्टी के लिए एक अलग देश की यात्रा है। जब आप अपने से अलग देश की यात्रा करते हैं, इसलिए छुट्टी मनाने के लिए या यात्रा करने के लिए, तो ऐसी यात्रा या छुट्टी मनाने के तरीके को क्या कहेंगे? आउटबाउंड टूरिज्म कहा जाता है। ठीक। तो इसको क्या कहते हैं? आउटबाउंड टूरिज्म कहा जाता है। ठीक। टूरिज्म इन इंडिया, भारत में पर्यटन। भारत में टूरिज्म का क्या मतलब है कि भारत में टूरिज्म कैसा होता है, किस तरह से लोग करते हैं, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। टूरिज्म इन इंडिया, भारत में पर्यटन। ओवर 17.9 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइव्ड इन इंडिया इन 2009। 2009 का डाटा है कि 17.9 मिलियन फॉरेनर जो है वो इंडिया में आए थे। किस लिए? टूर के लिए। ठीक, अपने टूर के लिए, विजिटिंग के लिए 2009 में 17.9 मिलियन फॉरेनर आए, compared to 17.4 million in 2018।
रिप्रेजेंटिंग अ ग्रोथ ऑफ 3.5%। ठीक, तो 2018 में 17.4 मिलियन जो है टूरिस्ट यानी कि फॉरेनर जो है वो इंडिया में आए थे। अब 2018 के मुकाबले में 2019 में अगर देखा जाए तो 3.5% का ग्रोथ हुआ। ठीक, 2018 में 17.4 मिलियन की तुलना में 2019 में 17.9 मिलियन से अधिक विदेशी पर्यटक भारत आए थे, जो 3.5% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि 2018 में कितने लोग आए थे? 4 मिलियन लोग जो है वो इंडिया में आए थे घूमने के लिए, ठीक, बाहर के देशों से। और 2019 में 17.9 मिलियन लोग आए थे बाहर से इंडिया में घूमने के लिए, बाहर के देशों से। और जो वृद्धि हुई थी 2018 और 19 के बीच में वृद्धि दर अगर हम लोग देखते हैं तो यह है 3.5% की वृद्धि। ठीक, यहाँ पे 3.5% की वृद्धि हुई। This makes India the 22nd most visited nation in the world and 8th in Asia and Pacific। ठीक, सो ये जो है भारत को 22वां सबसे ज़्यादा विजिटेड नेशन माना जाने लगा। ठीक, मतलब भारत में जो मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला नेशन अगर आप काउंट करें तो उसमें 22वें नंबर पे आता है इंडिया। और एशिया की बात करें और पैसिफिक की बात करें तो 8 नंबर पे आता है। ठीक, 8वें नंबर पे आता है। ये भारत को दुनिया का 22वां सबसे अधिक देखा जाने वाला देश और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 8वां देश बनाता है। ठीक, अब ये इतना ज़्यादा टूरिज्म का इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से इंडिया जो है 22वां सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला देश बन गया और एशिया का और प्रशांत का 8वां देश माने जाने लगा। ठीक, मतलब 8वें नंबर पे ये आता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ई टूरिस्ट। ई टूरिस्ट वीजा क्या होता है? ई टूरिस्ट वीजा एज अ मेजर टू बूस्ट टूरिज्म द इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड अ न्यू वीजा पॉलिसी इन नवंबर 2014। एक मेजर के तौर पे टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, टूरिज्म को बूस्ट करना मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत सारी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में आए घूमने के लिए। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया घूमने आए। ठीक, क्योंकि टूरिज्म से जो है एक तरह से इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। ठीक, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उस कंट्री को जहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमने थाईलैंड का नाम सुना है। ठीक, थाईलैंड में ज़्यादातर जो है उनकी जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे ज़्यादातर बेस्ड। ठीक, एज अ मेजर टू बूस्ट टूरिज्म द इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड अ न्यू वीजा पॉलिसी इन नवंबर 2014। एक नई वीजा पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था, इम्प्लीमेंट किया था नवंबर 2014 में। किस लिए? ताकि बूस्ट किया जा सके टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो हमेशा जो है भारत क्या करता है, कोई ना कोई नीति लागू करता है जो भी पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यटन के लिए आएँ। क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था में बहुत लाभ मिलता है। जिस भी देश में टूरिज्म ज़्यादा होता है वहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत लाभ मिलता है। ठीक, इसी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 2014 में एक नई वीज़ा नीति लागू की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना। तो इन्होंने नवंबर 2014 में एक नई वीज़ा नीति जो है लागू किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? नए-नए पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा देना। allowing tourist and business visitor to obtain a visa on arrival। ठीक, तो ये क्या था? एक तरह का वीजा ऑन अराइवल के नाम पे ये पॉलिसी बनी हुई थी, जिसमें क्या है, टूरिस्ट और बिजनेस विजिटर जो थे उनको अलाउ करता है कि अराइवल पे भी उनको वीजा मिल जाएगा एट 28 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो 28 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वो वीजा ऑन अराइवल पा सकते हैं, मतलब वहाँ पहुँच कर वो 28 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपना वीजा पा सकते हैं बाय एक्वायरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन। क्या करना होगा? जस्ट उनको एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन कराना होगा जिसके जरिए उनको
इंडिया के 28 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उनको वीज़ा मिल जाएगा। ये ऑनलाइन करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, ऑनलाइन बिफोर अराइवल। अराइवल से पहले आपको एक ऑथराइजेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन, और उसके बाद जैसे ही आप आते हैं, आने पे यहाँ जब पहुँचते हैं तो 28 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, अगर आप पहले से आपने ऑथराइजेशन किया है तो, विदाउट हैविंग टू विजिट एन इंडियन कंसल्टेट और वीज़ा सेंटर। ठीक, क्योंकि हर कंट्री में एक इंडियन, हर देश का कंसल्टेट होता है, वीज़ा सेंटर होता है, वहाँ से आपको वीज़ा मिलता है। लेकिन बगैर वहाँ से विजिट किए हुए, क्योंकि वहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई करना पड़ता था, ठीक, और बहुत ज़्यादा मतलब दौड़ना भागना पड़ता था, इसीलिए ये एक नया सिस्टम लगाया गया कि जो भी आना चाहे, तो बहुत से लोग जो है इस वजह से भी नहीं आते हैं, ठीक। तो ये इसलिए ये सिस्टम, ये पॉलिसी इसीलिए लागू की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के आए, ठीक। तो इनको कहीं पे भी इंडियन कंसल्टेट को विजिट नहीं करना पड़ता था, ना ही किसी वीज़ा सेंटर को विजिट करना पड़ता था। बस सिर्फ इनको ये करना था कि एक ऑनलाइन एक इनको ऑथराइजेशन करना पड़ता था, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, ठीक। ऑनलाइन इनको ऑथराइजेशन करना था, जिनका नाम था इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, और उसके बाद इनको इंडिया पहुंचते ही 28 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इनको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता था, ठीक। जिससे मतलब जो भी नीति लागू हुई थी उससे क्या हुआ, पर्यटकों और व्यापार आगंतुकों को, यानी कि चाहे कोई व्यापार के लिए आ रहा है चाहे घूमने के लिए आ रहा है, उनको आगमन से पहले ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण, तो एक आगमन से पहले उनको क्या करना पड़ता था, एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण करना पड़ता था, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ईटीए, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण करना पड़ता था। इसको प्राप्त करके 28 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर वीज़ा ऑन अराइवल प्राप्त करने की अनुमति मिली, ठीक। तो वीज़ा ऑन अराइवल प्राप्त करने की अनुमति मिली कितने हवाई अड्डों पर, 28 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर, ठीक। भारतीय वाणिज्य दूतावास या वीज़ा केंद्र पर जाएगी, तो इनको आप जो है कोई भी भारतीय वाणिज्य दूतावास पे नहीं जाना पड़ता था या किसी वीज़ा केंद्र पर नहीं जाना पड़ता था, बस खाली इनको ऑनलाइन जो है एक इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण करना पड़ता था, और उसके बाद ये 28 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आकर वीज़ा ऑन अराइवल प्राप्त कर सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल, अराइवल कहते हैं पहुँच कर, ठीक। वीज़ा ऑन अराइवल मतलब कि यहाँ पे पहुँच कर उनको वीज़ा मिल सकता है, ठीक। यहाँ पे जैसे ही वो पहुँचते हैं इनको वीज़ा मिल सकता है। ये तरीका था क्योंकि जब आप जो है बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई करवाते हैं, जैसे आप भारतीय वाणिज्य दूतावास को जब विजिट करवाते हैं, वहाँ पे जाना ही पड़ेगा आपको, वीज़ा केंद्र पे जाना पड़ेगा, तो इतना दौड़ भाग करने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं, और बहुत से लोग जो है इस वजह से भी नहीं आते, इतना ज़्यादा काम कौन करेगा, ठीक। तो एक सिंपल तरीका निकाला गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जो है इंडिया पे, यानी कि भारत में आ सके, ठीक। In April 2015, the Visa on Arrival scheme was renamed e-tourist visa। अप्रैल 2015 में जो वीजा ऑन अराइवल था उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, ई टूरिस्ट वीजा रख दिया गया, और ईटीवी रखा गया, ठीक। टू अवॉइड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते थे, यहाँ पहुँच कर, मतलब उनको लगता था कि आप वहाँ पे पहुँच कर ही आपको क्या मिलेगा, वीज़ा मिल जाएगा, जबकि आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक। ऑनलाइन आपको ऑथराइजेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिलेगा। तो बहुत से लोगों को वीज़ा ऑन अराइवल पे कंफ्यूजन हो जाता था कि वहाँ पे पहुँचकर आपको वीज़ा लेना है, आपको वीज़ा मिल जाएगा। इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए अप्रैल 2015 में वीज़ा ऑन अराइवल का नाम बदल कर ई टूरिस्ट वीज़ा और ईटीवी रख दिया गया, ठीक। भ्रम से बचने के लिए, भ्रम कैसा था, क्योंकि नाम ही ऐसा था वीज़ा ऑन अराइवल, यानी कि पहुँचने पर आपको वीज़ा वीज़ा दिया जाएगा, तो लोग जो है आगमन पर वीज़ा मतलब कि जब आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे तब आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, तो बहुत से लोग ये समझते थे कि ऑनलाइन अप्लाई भी नहीं करना है, आपको वहाँ पे पहुँच के वीज़ा मिल जाएगा। तो इस कन्फ्यूजन को, इस भ्रम को दूर करने के लिए 2015 में, अप्रैल 2015 में आगमन पर वीज़ा योजना का नाम बदलकर
ई टूरिस्ट वीज़ा या ई टीवी कर दिया गया। ठीक, इसका नाम इसलिए बदल दिया गया ई टूरिस्ट वीज़ा। ई टूरिस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीज़ा। ठीक, यानी कि आपको ऑनलाइन अब अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वीज़ा मिलेगा यहाँ पे पहुँचने पर। ठीक, उसके बाद ही आपको यहाँ पहुँचने पर वीज़ा मिलेगा। देयर आर 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया में 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो यूनेस्को द्वारा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया जाता है। तो इंडिया में 40 जगहें ऐसी हैं जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज माना है। ठीक, धोलावीरा एंड रामप्पा टेम्पल आर द लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट अंडर द कल्चरल कैटेगरी। ठीक, अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे जो है वर्ल्ड हेरिटेज रखा जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट रखी जाती है। तो कल्चरल कैटेगरी में रिसेंटली धोलावीरा और रामप्पा टेम्पल जो है इसको ऐड किया गया है कल्चरल कैटेगरी में। देयर आर टू मोर कैटेगरीज, नेचुरल एंड मिक्स। एक तो कल्चरल कैटेगरी होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, दूसरा क्या होता है नेचुरल होता है, तीसरा मिक्स्ड होता है। ठीक, जिसमें कल्चर और नेचुरल दोनों होता है। ठीक, तो देयर आर 40 UNESCO World Heritage Sites in India. Dholavira and Ramappa Temple are the latest addition to the list under the cultural category. There are two more categories, natural and fixed. दो अलग अलग और कैटेगरीज हैं, नेचुरल एंड फिक्स कैटेगरीज। मिक्स कैटेगरीज, फिक्स नहीं मिक्स कैटेगरीज। ठीक, भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक, तो भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो यूनेस्को द्वारा ही विश्व धरोहर स्थल को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक, कि कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल होंगे, ये कौन डिसाइड करता है, ये यूनेस्को द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो भारत में 40 जगहें ऐसी हैं जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल माना है। धोलावीरा और रमप्पा मंदिर जो है ये सांस्कृतिक श्रेणी के तहत सूची में नवीनतम जोड़े गए, मतलब अभी जल्दी इनको जोड़ा गया है, रमप्पा मंदिर को और धोलावीरा मंदिर। ठीक, दो और श्रेणियां हैं, प्राकृतिक और मिश्रित। अब एक तो सांस्कृतिक श्रेणी हो गई, दो और श्रेणी कौन कौन सी है, एक है प्राकृतिक श्रेणी, दूसरा है मिश्रित श्रेणी। ठीक, इन तीन श्रेणियों के हिसाब से ही जो है विश्व धरोहर स्थल को डिक्लेयर किया जाता है, उसको निर्धारित किया जाता है। और कौन करता है, यूनेस्को करता है। ठीक, लेटेस्ट अपडेट अबाउट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। अब लेटेस्ट अपडेट कौन कौन से हम लोग देखते हैं। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में नवीनतम अगतना कौन कौन से हैं देखते हैं। 27 जुलाई 2001 को धोलावीरा हरप्पन सिटी इन द रन ऑफ कुछ, ठीक, इन द रन ऑफ कुछ becomes India's 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक, तो 27 जुलाई 2021 को धोलावीरा हरप्पा सिटी जो कि कहाँ पे है, रन ऑफ कुछ में है। ठीक, ये 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, इंडिया का 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। कब बना था, 27 जुलाई 2021 को, धोलावीरा हरप्पन सिटी। ठीक, धोलावीरा कहाँ पे है, हरप्पन सिटी में है, इन द रन ऑफ कुछ बिकम्स इंडिया 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 27 जुलाई 2021 को कच्छ के रन में हरप्पा शहर धोलावीरा भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। ठीक, ये कच्छ है। ठीक, तो भारत का एक शहर जिसका नाम क्या है, धोलावीरा। ठीक, ये कहाँ पे पाया जाता है, हरप्पा शहर में पाया जाता है। 27 जुलाई 2021 को कच्छ के रन में हरप्पा शहर धोलावीरा भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। ठीक, 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना 27 जुलाई 2021। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि धोलावीरा जो है कितने नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो 40वां नंबर का है। ठीक, विश्व धरोहर स्थल कितने नंबर का है, तो ये 40वां है। कब डिक्लेयर किया गया था, 27 जुलाई 2021 को। 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को इंस्क्राइब द रुद्रेश्वरा टेम्पल, जिसको रमप्पा टेम्पल भी कहा जाता है, एट
Palampet, Warangal, Telangana on the list of heritage वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक, तो 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने एक नया लिस्ट में नाम जोड़ा था रुदेश्वर टेम्पल, जिसको रमप्पा टेम्पल भी कहा जाता है, एट पालमपेट, वारंगल, तेलंगाना। ये कहाँ पे है? पालमपेट, वारंगल, तेलंगाना में है, और इसको ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था। कब? 25 जुलाई 2021 को इसमें रखा था यूनेस्को ने, क्योंकि यूनेस्को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करता है। 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में वारंगल, तेलंगाना के पालमपेट में रुदेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर को अंकित किया। ठीक, तो 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने क्या किया था? विश्व धरोहर स्थल की जो सूची है उसमें एक नया नाम अंकित किया था। वो नाम कौन सा है? वो रुदेश्वर मंदिर यानी कि रमप्पा मंदिर है, जो कहाँ पे पाया जाता है? वारंगल, तेलंगाना के पालमपेट में पाया जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप, इसको कब जोड़ा गया था। सन टेम्पल मोधेरा एंड इट्स एडजॉइनिंग मोन्यूमेंट्स। ठीक, सन टेम्पल मोधेरा और उसके आसपास के जो मोन्यूमेंट्स हैं उनको 13 दिसंबर 2022 को जोड़ा गया। ठीक, सन टेम्पल मोधेरा एंड इट्स एडजॉइनिंग मोन्यूमेंट्स को 13 दिसंबर 2022 को जोड़ा गया था। सूर्य मंदिर मोढेरा और इसके आसपास के स्मारक 13/12/2022 यानी कि 13 दिसंबर 2022 को इनको जोड़ा गया था। सूर्य मंदिर मोढेरा और उसके आसपास के जो भी स्मारक हैं वो सब जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गए 13 दिसंबर 2022। रॉक कट स्कल्पचर्स एंड रिलीफ ऑफ द उनाकोटी रेंज, उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट। तो ये उनाकोटी जो है उनाकोटी रेंज उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ये भी 13 दिसंबर 2022 को इसको भी जोड़ा गया, जो रॉक कट स्कल्पचर थे, यानी कि जो पत्थरों को काट कर जो मूर्तियां बनाई गई थी वो जो है 13 दिसंबर 2022 को इनको भी जोड़ा गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, किसके जरिए? यूनेस्को के जरिए। उनाकोटी रेंज, उनाकोटी जिले की रॉक कट मूर्तियां यानी कि रॉक से जो बनी हुई, पत्थर से काट के मूर्तियां जो बनाई गई थी उनको भी जो है जोड़ा गया था किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में विश्व धरोहर स्थल के तौर पे यूनेस्को द्वारा 13 दिसंबर 2022 को जोड़ा गया। ठीक, 13 दिसंबर 2022 को इसको भी जोड़ा गया। वादनगर, अ मल्टी लेयर्ड हिस्टोरिक टाउन, गुजरात। ठीक, तो वादनगर क्या है? एक टाउन है, एक मल्टी लेयर्ड हिस्टोरिक टाउन है, गुजरात में पाया जाता है। ये भी 13 दिसंबर 2022 को इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था। ठीक, वाडनगर एक बहुस्तरीय ऐतिहासिक शहर है जो गुजरात में पाया जाता है। इसको 13 दिसंबर 2022 को इसको भी जोड़ा गया था। कहाँ पे? विश्व धरोहर स्थल में। ठीक, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में वाडनगर को, जो क्या है, एक बहुस्तरीय ऐतिहासिक शहर है, जो कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। ठीक, इसको 13 दिसंबर 2022 में जोड़ा गया। जियोलिम्स ऑफ कोंकण रीजन ऑफ इंडिया। ठीक, तो जियोलिम्स ऑफ कोंकण रीजन ऑफ इंडिया, इसको 17 फरवरी 2022 को जोड़ा गया था। जियोलिम्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 13 फरवरी 2022 को जोड़ा गया। भारत के कोंकण क्षेत्र की जियोलिम्स जो थी वो 17 फरवरी 2022 को विश्व धरोहर स्थल में इनको भी जोड़ा गया था किसके जरिए? यूनेस्को के जरिए। ठीक, जिंकिंग जरी जो है वो लिविंग रूट ब्रिज कल्चरल लैंडस्केप्स। ठीक, तो ये क्या है? जिंकिंग जिरी क्या है? एक लिविंग रूट ब्रिज है। ठीक, कल्चरल लैंडस्केप है, जो 17 फरवरी 2022 को इसको भी जोड़ा गया। जिंकिंग जरी लिविंग रूट ब्रिज कल्चरल लैंडस्केप 17 फरवरी 2022 को इसको भी यूनेस्को में जोड़ा गया, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया। श्री वीरभद्रा टेम्पल। ठीक, श्री वीरभद्रा टेम्पल एंड मोनोलिथिक बुल
जिसको नंदी कहा जाता है, लेपाक्षी, द विजयनगरा स्कल्पचर एंड पेंटिंग आर्ट ट्रेडिशन, इन सबको भी 17 फरवरी 2022 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था यूनेस्को द्वारा। श्री वीरभद्रा टेम्पल और मोनोलिथिक बुल, जिसको नंदी कहा जाता है, लेपाक्षी, द विजयनगरा स्कल्पचर एंड पेंटिंग आर्ट ट्रेडिशन, ये सब जो है 17 फरवरी 2022 को इसको भी जोड़ा गया था। श्री वीरभद्र मंदिर और अखंड बैल, ठीक, श्री वीरभद्र मंदिर और अखंड बैल, जिसको नंदी कहा जाता है। लेपाक्षी, लेपाक्षी क्या है? विजयनगर मूर्ति कला और चित्रकारी है, ठीक, चित्रकारी कला है, इसकी परंपरा है, ठीक। इसको जो है जोड़ा गया था विश्व धरोहर स्थल में 17 फरवरी 2022। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग टूरिज्म कर चुके हैं। टूरिज्म से कोई आपका क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। टूरिज्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं, पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि टॉपिक है तो पूछा भी जा सकता है इससे क्वेश्चन। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन डिसाइड करता है और इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ठीक, इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और कितने, कौन डिसाइड करता है इसको, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो अभी के टाइम पे जो इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो 42 हैं, 40 नहीं है, 42 साइट्स हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, क्योंकि ये 2022 का डाटा है। अभी तक 2023 तक जो है इंडिया में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इंडिया में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं 2023 के हिसाब से, ठीक, तो ये याद रखिएगा आप। और रिसेंटली किसको जोड़ा गया था ये सब आप गूगल से देख के याद रख लीजिएगा, क्योंकि रिसेंटली जिसको जोड़ा जाता है वही एग्जाम में पूछा जाता है। रिसेंटली जो साइट्स जोड़ी जाती हैं वही एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन यही आ सकता है कि रिसेंटली किसको जोड़ा गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, या जो है आपको आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन जोड़ता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, कौन कंसिडर करता है या डिक्लेयर करता है, तो ये यूनेस्को करता है, ठीक। और इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादातर पुराने डाटा से उठा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक। नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली 2 जोड़ा गया था, वो आप गूगल करके देख लीजिएगा कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट में या विश्व धरोहर स्थल में कौन कौन से चीज़ों को जोड़ा गया है, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, और कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अभी तक हैं इंडिया में, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक। तो देयर आर 40 वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, लेकिन ये 42, ठीक, 40 नहीं है, 42 है। एक मिनट में इसको सही कर दूँ। ये 42 है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कंजप्शन का, उपभोग का। कंजप्शन इज अ कॉम्प्लेक्स सोशल phenomena in which people consume goods or services for reason beyond their basic use value, ठीक।
उपभोग एक जटिल सामाजिक परिघटना है जिसमें लोग अपने मूल से परे कारणों से वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग करते हैं। तो उपभोग क्या है? कंजप्शन क्या है? जब आप जो है गुड्स का कंजप्शन करते हैं, जो भी आपको ज़रूरत है उसके आगे, मतलब जो भी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप जो है अ, वस्तुओं का, गुड्स का कंजप्शन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करते हैं। जितना आपकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप करते हैं, उसी को कंजप्शन कहा जाता है। कंजप्शन इज़ अ कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना। ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना है इन व्हिच पीपल कंज्यूम गुड्स और सर्विसेज फॉर रीज़न बियॉन्ड देयर बेसिक यूज़ वैल्यू। ठीक, तो किस रीज़न से यूज़ करते हैं? अपने बेसिक यूज़ वैल्यू के बियॉन्ड यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, तो जितना ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इसी को कंजप्शन कहा जाता है। उपभोग क्या है? उपभोग एक जटिल सामाजिक परिघटना है। उपभोग एक जटिल सामाजिक परिघटना है जिसमें लोग अपने मूल से परे कारणों से वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करते हैं। तो इसमें क्या है? उपभोग एक जटिल सामाजिक परिघटना है जिसमें लोग अपने मूल से परे, मतलब जो भी उनका उपयोग करना है उससे ज़्यादा, उससे परे जो है वो अ, चीज़ों का, वस्तुओं का या सेवाओं का उपभोग करते हैं। इसी को उपभोग कहा जाता है। ठीक, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। अब अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजप्शन कौन-कौन से होते हैं? सो इसमें सबसे पहले आता है कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। ठीक, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन क्या है? कॉन्स्पिशियस कंजप्शन, सिंबॉलिक कंजप्शन, ये अलग-अलग टाइप के कंजप्शन हैं। ठीक, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन, सिंबॉलिक कंजप्शन, एडिक्टिव कंजप्शन, ठीक, compulsive consumption and sacred consumption. Sacred consumption are five main categories defining distinctive consumption style. तो ये अलग अलग कंजप्शन स्टाइल है, इस तरह से आप कंज्यूम करते हैं चीज़ों को। सिंबॉलिक कंजप्शन क्या है? जिसमें आप जो है अ, विशिष्ट उपभोग, प्रतीकात्मक उपभोग। तो प्रतीकात्मक उपभोग के तौर पे आप चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। सिंबॉलिक कंजप्शन के हिसाब से एडिक्टिव कंजप्शन, जिसमें आपको एडिक्शन हो जाता है उस चीज़ को लेकर, जैसे आ, सिगरेट वगैरह है। ठीक, आ, और जो है शराब वगैरह है, अल्कोहल वगैरह, ये सब क्या है? एडिक्टिव कंजप्शन में आ जाते हैं, जिसकी आपको आदत पड़ जाती है। एडिक्टिव कंजप्शन मतलब जिसकी आपको आदत पड़ जाती है और आप उसको कंज्यूम करने लगते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों की आदत आपको पड़ जाती है जिसको आप कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे सिगरेट और अल्कोहल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक, जो सही चीज़ें हैं लेकिन आपको आदत उसकी पड़ती है, इसलिए आप उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी जो है मोबाइल की आदत लोगों को पड़ गई तो मोबाइल का इस्तेमाल वो करते हैं, तो ये भी एक एडिक्टिव कंजप्शन में आ जाएगा। बाध्यकारी उपभोग और पवित्र उपभोग। ठीक, एक होता है कंपल्सिव कंजप्शन। कुछ कंपल्सिव कंजप्शन होता है, आपको वो कंज्यूम करना ही होता है। कुछ कंपल्सरी चीज़ें होती हैं जैसे फूड वगैरह, क्या है ये? कंपल्सिव कंजप्शन। आपको फूड खरीदना ही पड़ेगा, अपनी लाइफ जीने के लिए आपको फूड खरीदना ही पड़ेगा। ये क्या है? कंपल्सिव कंजप्शन होता है। और सेक्रेट कंजप्शन। सेक्रेट कंजप्शन क्या है? सेक्रेट कंजप्शन कहते हैं पवित्र कंजप्शन। जैसे आप रिलीजन के लिए करते हैं, अपने कम्युनिटी के लिए करते हैं। जैसे रिलीजन के लिए आप पूजा के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, बहुत सारी सर्विसेज लेते हैं, पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं, ये सब क्या है? सर्विसेज है। तो ये भी क्या है? एक सेक्रेट कंजप्शन में आ जाता है। ठीक, ये भी क्या है? सेक्रेट कंजप्शन में आ जाता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो है कंजप्शन के टाइप्स, ये कंजप्शन के टाइप है। सेक्रेट कंजप्शन, आप रिलीजन के नाम पे बहुत सारी खर्च करते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा वगैरह करते हैं, ये सब क्या है? सेक्रेट कंजप्शन में आ जाएगा। ठीक, तो विशिष्ट उपभोग, प्रतीकात्मक उपभोग, व्यसनी उपभोग, बाध्यकारी उपभोग और पवित्र उपभोग, 5 मुख्य श्रेणी हैं जो विशिष्ट उपभोग शैलियों को परिभाषित करती है। तो ये 5 मुख्य श्रेणी हैं जो विशिष्ट उपभोग शैलियों को परिभाषित करती है। नेक्स्ट हम लोगों को कॉन्स्पिशियस कंजप्शन थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, और पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चन जो है
कॉन्स्पिशियस कंजप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशिष्ट उपभोग, तो कॉन्स्पिशियस कंजप्शन से पहले आप लोग बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों ने आईफोन 15 खरीद लिया है? आईफोन 15 कितने लोगों ने खरीद लिया है ये बताइए, मैं समझा दूंगा अभी कंजप्शन, पहले आप ये बताइए, इसका आंसर करिए। फास्ट आंसर करिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कंजप्शन, क्या होता है कंजप्शन, कहते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो आप उपयोग करते हैं, जो भी आप यूज करते हैं, वो आपके कंजप्शन में आते हैं। आप क्या क्या चीजें कंज्यूम करते हैं, ठीक। तो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हम हमेशा कंज्यूम करते रहते हैं, हमेशा जो है हम लोग उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। चाहे हम पानी खरीद के ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या है कंजप्शन में आ जाएगा। खाना खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कंजप्शन में आ जाएगा। बहुत सारी सर्विसेज भी हम लेते हैं, ठीक। बहुत सारी सर्विसेज भी लेते हैं हम लोग, जो है वो सब चीजें, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो कंजप्शन में आ जाता है, ठीक। उपभोग क्या है? उपभोग वो है जो भी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो भी जिस भी चीज का हम लोग उपयोग करते हैं अपनी लाइफ में, वो सब उपभोग में आ जाता है। चाहे खाना हम लोग खरीद के खाते हैं, वो भी आ जाएगा। कोई सर्विस, यानी कि कोई सर्विस को हिंदी में क्या कहेंगे? सेवाएं, कोई सेवाएं हम लोग लेते हैं, वो भी हमारे उपभोग में आ जाता है, ठीक। नहीं, गिफ्ट नहीं दे रहे हैं आप लोग, हो सकता है गिफ्ट दे दें, इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने खरीदा हो तो उससे बोल देंगे कि हमको भी गिफ्ट कर दो एक। तो ये जो कंजप्शन होते हैं, ये इसमें बहुत सारे टाइप्स के कंजप्शन होते हैं। जो कॉन्स्पिशियस कंजप्शन सबसे पहले आता है, वो हम लोग बाद में करेंगे। एडिक्टिव कंजप्शन के बारे में मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ों का एडिक्शन हो जाता है हमारे, मतलब हमारे हम लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ों का एडिक्शन हो जाता है, तो हम उस तरह की चीज़ें कंज्यूम करने लगते हैं। जैसे अल्कोहल का मैंने एग्जांपल दिया, सिगरेट, टोबैको वगैरह का एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक। तो इसमें एडिक्टिव कंजप्शन होता है, जिसमें आप जो है व्यसनी उपभोग करते हैं। व्यसनी उपभोग क्या है? आपको आदत लग जाती है, वो आपको खरीदना ही खरीदना है वो सारी चीज़। तो सिगरेट, अल्कोहल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका एडिक्शन आपको हो जाता है, इसीलिए आपको वो चीज़ कंज्यूम करना पड़ता है, वो सर्विसेज आपको कंज्यूम करना पड़ता है। जैसे मोबाइल का एडिक्शन हो गया, तो मोबाइल आप यूज करते ही रहते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? एडिक्टिव कंजप्शन में आ जाएगा। कंपल्सिव कंजप्शन क्या है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप नहीं भी करना चाहते हैं तो करना पड़ेगा। जैसे मेडिसिन वगैरह क्या है? कंपल्सिव कंजप्शन में आ जाएगा, ठीक। या जो मेडिकल सर्विसेज हैं, वो कंपल्सिव कंजप्शन में आ जाएगा, वो आपको करना ही करना पड़ेगा, बगैर किए आप चल नहीं पाएंगे, ठीक। तो ये क्या है? बाध्यकारी उपभोग में आ जाता है। आप बाध्य हैं, उसके लिए आप बाध्य हैं, आपको करना ही करना पड़ेगा वो, ठीक। तो यह बाध्यकारी कंजप्शन में आ जाता है। जैसे अ, चिकित्सा से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं या दवाइयाँ वगैरह हैं, ये सब क्या है? बाध्यकारी उपभोग में आ जाता है। पवित्र कंजप्शन क्या है? पवित्र कंजप्शन कहते हैं ऐसा कंजप्शन जो सेक्रेट कंजप्शन, पवित्र कंजप्शन में आता है ऐसा कंजप्शन जो हम लोग पवित्र चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे कि रिलीजन के लिए हम लोग करते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए करते हैं, धर्म के लिए करते हैं। आप दूध वगैरह जाके चढ़ाते हैं, ठीक, मंदिरों वगैरह में, ये सब क्या है? सेक्रेट कंजप्शन है, पवित्र कंजप्शन है। आप दूध खरीदते हैं, उसको ले जाके चढ़ाते हैं, तो ये सब क्या है? पवित्र कंजप्शन, सेक्रेट कंजप्शन है। फूल माले वगैरह आप खरीदते हैं, पूजा पाठ के जो भी सामान खरीदे जाते हैं, नारियल वगैरह, ये जो भी चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक, वो सारी चीज़ें जो है सेक्रेट कंजप्शन में आ जाएंगी। या आप पंडित की जो सर्विस लेते हैं, पूजा पाठ वगैरह जो कराते हैं, मंत्र वगैरह जो कराते हैं, वो सब क्या आ जाएगा? वो सेक्रेट कंजप्शन में आ जाएगा, ठीक। या आप जो है यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा हो गई, हज वगैरह हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? ये सेक्रेट कंजप्शन में आ जाएगा, ठीक। ईद वगैरह में लोग कंजप्शन करते हैं बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ये भी किस में आ जाएगा? सेक्रेट कंजप्शन में। दिवाली में आप पटाखे वगैरह खरीद के यूज करते हैं, ये सब किस में आ जाएगा? सेक्रेट कंजप्शन में आ जाएगा, ठीक, क्योंकि ये पवित्र कंजप्शन है, आप धर्म के लिए करते हैं, ठीक।
तो जो धर्म के लिए, सेक्रेट चीज़ों के लिए, पवित्र चीज़ों के लिए आप जो कंजप्शन करते हैं वो सेक्रेट कंजप्शन में आ जाएगा। हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट कंजप्शन पढ़ना है कॉन्स्पिशियस कंजप्शन, जिससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक, बाकी 4 टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए उतना डिटेल में, सिर्फ कॉन्स्पिशियस कंजप्शन से बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और कॉन्स्पिशियस कंजप्शन को समझने के लिए मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर फास्ट करिए कि कितने लोगों ने आईफोन 14 खरीद लिया है हम लोगों की क्लास में, या आपके आसपास कोई खरीदा हो तो भी बताइए। कि घबराइए नहीं, मैं डिटेल इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि मतलब तो मुझे फिर से गिफ्ट करना पड़ेगा, मैं बस जानकारी के लिए पूछता हूँ। फास्ट आंसर करिए। कॉन्स्पिशियस कंजप्शन, विशिष्ट उपभोग क्या होता है? कॉन्स्पिशियस कंजप्शन इज द एक्ट ऑफ डिस्प्लेइंग ostentatious wealth to gain status and reputation in society। मतलब कि अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, अपने रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए सोसाइटी में हम अपने वेल्थ का दिखावा करने के लिए, अपने पैसों का दिखावा करने के लिए कुछ कंजप्शन करते हैं, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कॉन्स्पिशियस कंजप्शन कहा जाता है। कुछ ऐसी चीज़ों का कंजप्शन करते हैं जो दिखावा करने के लिए होता है। हम दिखाते हैं, आईफोन 15 प्रो मैक्स लेके चलते हैं दिखाने के लिए कि हमारे पास पैसा है, इसलिए हम खरीद रहे हैं। और आईफोन 15 या 14 जो भी है, आईफोन का जो फ़ोन है वो क्या है, एक तरह से अपना स्टेटस शो करने के लिए। अगर किसी के हाथ में आईफोन है तो उसका स्टेटस माना जाता है कि बहुत ऊंचा है। ठीक, तो अपने स्टेटस को शो करने के लिए और अपनी रेपुटेशन, सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, जिनके पास आईफोन होता है आपने देखा होगा, वो हमेशा इस तरह से कान में लगाएंगे कि जो कटा हुआ सेब है वो दिखे। ठीक, मतलब आईफोन का जो सिंबल है, जो डिजाइन है वो दिखे, ताकि पता चले लोगों को कि आप जो है आईफोन यूज कर रहे हैं। ठीक, तो अगर आप अपने वेल्थ का दिखावा करने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका स्टेटस सोसाइटी में बढ़े, आपकी रेपुटेशन बढ़े, इस तरह के कंजप्शन को कॉन्स्पिशियस कंजप्शन कहा जाता है। बेस्ट एग्जांपल अभी है आईफोन 15 प्रो मैक्स। ठीक, या शादियों वगैरह में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा खर्च किए जाते हैं, सिर्फ इसलिए अपने वेल्थ का दिखावा करने के लिए, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, अपने रेपुटेशन बढ़ाने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर लोग बनवाते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए और दिखाने के लिए अपने पास पैसा है। ठीक, फ्लैट बनवाएंगे लोग, ठीक, फ्लैट वगैरह बनवाते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन में आ जाती है। ठीक, so conspicuous consumption is the act of displaying ostentatious wealth to gain status and reputation in society। स्टेटस और रेपुटेशन गेन करने के लिए सोसाइटी में हम लोग कॉन्स्पिशियस कंजप्शन करते हैं। ठीक, तो अपने वेल्थ का दिखावा करने के लिए, ताकि आपका स्टेटस सोसाइटी में बढ़े, आपकी रेपुटेशन सोसाइटी में बढ़े, इस तरह का जब आप कंजप्शन करते हैं तो उसको कॉन्स्पिशियस कंजप्शन कहा जाता है। विशेष उपभोग क्या है? विशेष उपभोग समाज में स्थिति और प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए आडम्बरपूर्ण आडम्बरपूर्ण धन प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा आप जो है धन का इस्तेमाल करते हैं, अपने धन का इस्तेमाल, अपने धन को धन का प्रदर्शन करने के लिए, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसका दिखावा करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी जो है बुलेट बाइक जो है वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ठीक, हालांकि उसमें माइलेज भी उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक, सिर्फ हम अपना स्टेटस दिखाने के लिए, अपना धन दिखाने के लिए, अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लोग खरीदते हैं धन का दिखावा करने के लिए, कि फलाँ आदमी के पास BMW कार है या मर्सिडीज़ कार है या ऑडी कार है,
ये सब चीज़ें क्या हैं, अपने आप अपने धन का दिखावा करते हैं। ठीक, तो अपने धन का दिखावा करने के लिए आप जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो सब विशिष्ट उपभोग में आ जाता है, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन में आ जाता है। बंगला वगैरह लोग बनवाते हैं, ठीक, उसमें बहुत सारी चीज़ें बाहर से सारी चीज़ें करवाते हैं, अंदर क्या है कोई देखने नहीं जाता है। ठीक, तो बाहर से बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, महंगी चीज़ों का, ताकि लोग देख के ये समझे कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक, तो अपने पैसे का दिखावा करने के लिए आप जिस जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, शादी वगैरह में लोग बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो ये सब चीज़ें किसमें आ जाएंगी, विशिष्ट उपभोग में आ जाएंगी, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन में आ जाएंगी। समझ में आ गया कॉन्स्पिशियस कंजप्शन क्या होता है या विशिष्ट उपभोग क्या होता है? कॉन्स्पिशियस कंजप्शन या विशिष्ट उपभोग क्या होता है, समझ में आ गया? अब इस टर्म को किसने डिफाइन किया था देखते हैं। द थ्योरी वाज फर्स्ट डिस्कस्ड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट थर्स्टिन वेबलन। तो थर्स्टिन वेबलन ने पहली बार जो है इस टर्म को, इस थ्योरी को डिस्कस किया था। और ये क्या थे, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे और सोशियोलॉजिस्ट थे। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था थर्स्टिन वेबलन। इन्होंने इस थ्योरी को डिस्कस किया था पहली बार, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन का, और किस अपनी बुक में किया था। उस बुक का क्या नाम था, द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास 1899 में, ठीक, 1899 में थ्योरी ऑफ लेजर क्लास इस टर्म का इस्तेमाल किया था। थ्योरी ऑफ लेजर क्लास बुक में थर्स्टिन वेबलन ने इस थ्योरी को डिस्कस किया था, ठीक, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन को डिस्कस किया था। सिद्धांत पर पहली बार अमेरिकी अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थर्स्टिन वेबलन ने 1899 में अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में चर्चा की थी। तो विशेष उपभोग की चर्चा पहली बार अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री, जो अमेरिकी अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे जिनका नाम था थर्स्टिन वेबलन, इन्होंने 1899 में अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में विशिष्ट उपभोग की बात की, विशिष्ट उपभोग की अवधारणा का जिक्र किया है। ठीक, तो बताइए आप लोगों ने आज तक कौन सा कॉन्स्पिशियस कंजप्शन किया है या विशेष उपभोग किया है, बताइए। पास बताना है आपको कि आप लोगों ने अभी तक कौन सा कॉन्स्पिशियस कंजप्शन या विशेष उपभोग किया है। आंसर फास्ट, आप तो फास्ट आंसर नहीं देते हैं जल्दी। तो कॉन्स्पिशियस कंजप्शन समझ में आ गया, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन क्या होता है, किसने दिया था, थर्स्टिन वेबलन ने दिया था अपनी थ्योरी द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में दिया था। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर औद्योगिक समाज। अब ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी या उत्तर औद्योगिक समाज क्या होता है। In sociology, the post-industrial society is the stage of society's development when the service sector generates more wealth than the manufacturing sector of the economy. तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है, सोशोलॉजी में अगर हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें तो ये एक ऐसा स्टेज है सोसाइटी का, सोसाइटी के डेवलपमेंट का एक ऐसा स्टेज है, क्योंकि हमको पता है कि सोसाइटी हमेशा डेवलप करती रहती है। तो इसके डेवलपमेंट का एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे सर्विस सेक्टर जो है वो ज़्यादा इनकम जनरेट करता है, ज़्यादा वेल्थ जनरेट करता है, किसके मुकाबले में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इकोनॉमिक सेक्टर के मुकाबले में। ठीक, इकोनॉमिक सेक्टर के मुकाबले में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मुकाबले में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी से ज़्यादा वेल्थ जो है सर्विस सेक्टर जो है वो वेल्थ जनरेट करता है। तो इस सिचुएशन को, इस स्टेज को क्या कहा जाता है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहा जाता है, जहाँ पे इंडस्ट्री से ज़्यादा यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज़्यादा वेल्थ कौन जनरेट करता है, सर्विस सेक्टर। जैसे आज के टाइम पे या जो डेवलप कंट्रीज होती हैं वहाँ पे सर्विस सेक्टर जो है वो ज़्यादा वेल्थ जनरेट करता है। कि ज़्यादा पैसे जनरेट कहाँ से होते हैं, सर्विस सेक्टर से होते हैं। जो भी सर्विस सेक्टर होते हैं उससे ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज़्यादा सर्विस सेक्टर में वेल्थ जनरेट होती है।
ऐसे सोसाइटी के ऐसे स्टेज को पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहा जाता है। ठीक, सोसाइटी के ऐसे स्टेज को पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहा जाता है। उत्तर औद्योगिक समाज क्या होता है? समाज शास्त्र में उत्तर औद्योगिक समाज समाज के विकास का वो चरण है जब सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के निर्माण क्षेत्र की तुलना में अधिक धन उत्पन्न करता है। ठीक, तो समाज शास्त्र में उत्तर औद्योगिक समाज समाज के विकास का वो चरण है। तो ये समाज के विकास का ऐसा चरण है जहाँ पे जो सेवा क्षेत्र है वो अर्थव्यवस्था के निर्माण का जो क्षेत्र है उससे ज्यादा, उसकी तुलना में उससे अधिक धन उत्पन्न कौन करता है? जो सेवा क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा धन उत्पन्न कौन करता है? सेवा क्षेत्र करता है। ठीक, तो इस तरह के समाज को उत्तर औद्योगिक समाज कहा जाता है। ठीक, जहाँ पे जो अर्थव्यवस्था के निर्माण का जो क्षेत्र है, ठीक, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो क्या करता है? वो कम धन उत्पन्न करता है। विकास और जो मतलब सेवा क्षेत्र होता है वो सबसे ज्यादा धन उत्पन्न करता है। तो ऐसे समाज को उत्तर औद्योगिक समाज कहा जाता है। ठीक, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज अ कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज्ड बाय डैनियल बेल। ठीक, तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको कौन पॉपुलराइज करता है? डैनियल बेल ने पॉपुलराइज किया है। एक मिनट। ठीक, तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज अ कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज्ड बाय डैनियल बेल 1973, describing the transition from a society dominantly based on the production of physical goods to services based one। ठीक, सर्विस बेस्ड। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा है कि सोसाइटी जो है अ, एक ट्रांजिशन मोड में जा रही है। किस ट्रांजिशन मोड में जा रही है? जहाँ पे पहले जो है प्रोडक्शन का प्रोडक्शन बेस पे जो है यहाँ पे इकोनॉमी थी, जहाँ पे जो वेल्थ जनरेट हो रही थी वो प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल गुड्स से हो रही थी। लेकिन अभी जो है ये सर्विस बेस्ड हो गई। ठीक, अभी ये सर्विस बेस्ड हो गई। यही सर्विस बेस्ड सोसाइटी को इन्होंने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहा। तो आपको ये याद रखना है कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को पॉपुलराइज किसने किया है? ये डैनियल बेल ने किया है। इन्होंने क्वाइन नहीं किया इस टर्म को, बल्कि इसको पॉपुलराइज किया। ये याद रखिएगा, क्वाइन नहीं किया इन्होंने टर्म को, बल्कि इसको पॉपुलराइज किया। So post-industrial society is a concept popularized by Daniel Bell, describing the transition from a society predominantly based on the production of physical goods to a service-based one। ठीक, तो यहाँ पे सोसाइटी का ट्रांजिशन हो रहा है। पहले जो है सोसाइटी किसके बेस पे थी? प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल गुड्स के बेस पे थी, अभी सर्विस बेस्ड होगी। ठीक, उत्तर औद्योगिक समाज बेल द्वारा, यानी कि डैनियल बेल द्वारा लोकप्रिय एक अवधारणा है। ठीक, इन्होंने ही इसको लोकप्रिय किया है। ठीक, इसको बढ़ाया है। ठीक, जो मुख्य रूप से भौतिक वस्तुओं के उत्पादन पर आधारित समाज से सेवा आधारित समाज में संक्रमण का वर्णन करते हैं। ठीक, ये कहते हैं कि जो है पहले जो समाज था वो कैसा था? वो मुख्य रूप से भौतिक वस्तुओं के उत्पादन पर आधारित था। पहले का समाज जो था वो मुख्य रूप से भौतिक वस्तुओं के उत्पादन पर ही आधारित था। लेकिन अभी का जो समाज है वो क्या है? उसके बाद जो समाज आएगा वो क्या होगा? वो सेवा आधारित समाज होगा। ठीक, वो क्या होगा? वो सेवा आधारित समाज होगा। इसी सेवा आधारित समाज को उन्होंने उत्तर उत्तर औद्योगिक समाज कहा। ठीक, इसी सेवा आधारित समाज को इन्होंने उत्तर औद्योगिक समाज कहा। Daniel Bell's model of economic development outlined stages of economic development based on the type of work being done। ठीक, तो डैनियल बेल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? ये स्टेजेस को आउटलाइन करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्टेजेस को आउटलाइन करता है। किस बेस पर? कि कैसा काम किया जा रहा है, उस बेस पर जो है ये सोसाइटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्टेजेस को आउटलाइन करता है। डैनियल बेल का आर्थिक विकास मॉडल किए जा रहे हैं कार्य के आर्थिक विकास मॉडल जो है वो जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसके बेस पर, उसके प्रकार के आधार पर ही
आर्थिक विकास के चरणों की रूपरेखा तैयार करते हैं, ठीक, और उसी के आधार पर ही ये आर्थिक विकास के चरणों की रूपरेखा तैयार करते हैं। बेल आइडेंटिफाइज 3 स्टेजेस, इसमें बेल ने जो है 3 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आइडेंटिफाइज किया, ठीक। बेल ने 3 स्टेजेस आइडेंटिफाई किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। बेल 3 चरणों की पहचान करते हैं अर्थव्यवस्था के विकास में, ठीक। तो पहला आता है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पहले प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी जहाँ सारी चीज़ें जो है वो इंडस्ट्री नहीं थी, इसमें एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी यहाँ पे, ठीक। पूर्व औद्योगिक समाज जहाँ पे औद्योगिकी नहीं थी, इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी, कारखाने वगैरह नहीं थी, ठीक। उसके बाद आया इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी कि औद्योगिक समाज आया, ठीक। इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी औद्योगिक समाज आया जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हुआ, ठीक। इंडस्ट्रीज वगैरह खुलने लगी और सारी चीज़ें जो है वो प्रोडक्शन बेस्ड हो गई, ठीक। समाज जो है वो प्रोडक्शन बेस्ड हो गया, सोसाइटी वो प्रोडक्शन बेस्ड हो गई, यानी कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का गुड्स का जो है वो मटेरियल गुड्स का प्रोडक्शन होने लगा, ठीक। भौतिक वस्तुओं का प्रोडक्शन होने लगा, उसका उत्पाद होने लगा, औद्योगिक समाज। उसके बाद आता है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जहाँ पे सर्विस सेक्टर से ज़्यादा वेल्थ जनरेट होने लगी, ठीक। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आता है जहाँ पे सर्विस सेक्टर से ज़्यादा वेल्थ यानी कि पैसे जो है जनरेट होने लगे। औद्योगिक समाज, ठीक। और उत्तर औद्योगिक समाज होगा, ये औद्योगिक पोस्ट नहीं होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, उत्तर औद्योगिक समाज होगा, ठीक। उत्तर औद्योगिक समाज होगा, ठीक। तो पूर्व औद्योगिक, औद्योगिक, उत्तर औद्योगिक में क्या है, यहाँ पे जो सेवा क्षेत्र है वो जो उत्पादन का क्षेत्र है उससे ज्यादा पैसे कमाता है, उससे ज्यादा धन कमाता है, तो इसी को उत्तर औद्योगिक समाज कहा जाता है, ठीक। तो ये 3 स्टेजेस बताए हैं इन्होंने अर्थव्यवस्था के विकास में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन्होंने 3 स्टेजेस बताए हैं, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पूर्व औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज, ठीक। Pre-industrial societies are typically characterized by the predominance of agriculture and subsistence activities. तो ये ज़्यादातर जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज थी उसमें बहुत सारे प्रिमिटिव काम किए जाते थे, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह किए जाते थे, एग्रीकल्चर का डोमिनेशन ज़्यादा था, ठीक। और सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज ज़्यादा यहाँ पे की जाती थी। पूर्व औद्योगिक समाज की विशेषता आमतौर पर कृषि और निर्वाह गतिविधियों की प्रधानता होती है, मतलब जो पूर्व औद्योगिक समाज है उसमें ज़्यादातर कृषि वगैरह या निर्वाह की गतिविधियाँ जो होती थी वही सब की जाती थी, इसीलिए इसको पूर्व औद्योगिक समाज कहा जाता है। यहाँ पे कोई औद्योगिक चीज़ें नहीं होती, इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी, कारखाने वगैरह नहीं थे, उसमें सारी चीज़ें जो है कृषि वगैरह के बेस पे थी, इसीलिए इसको प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पूर्व औद्योगिक समाज कहा जाता है, ठीक। In the cultural contradiction of capitalism, इसमें डैनियल बेल ने क्या कहा था, बेल कंटेंट दैट the development of 20th century capitalism had led to the contradiction between the cultural sphere of consumerist instant self gratification and the demand in the economic sphere for hard working productive individuals. तो कल्चरल कंट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म में डैनियल बेल क्या कहते हैं कि जो 20th सेंचुरी में जो कैपिटलिज्म है, ठीक, उसकी वजह से एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया, ठीक। उसकी वजह से एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया है, किस किस के बीच में, कल्चरल स्फेयर ऑफ कंज्यूमरिस्ट के बीच में जो कि इंस्टेंट सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के बेस पे था, और किसके बीच में, डिमांड इन द इकोनॉमिक स्फेयर, और इकोनॉमिक स्फेयर में डिमांड के लिए जो हार्ड वर्किंग प्रोडक्टिव इंडिविजुअल हैं उन दोनों के बीच, कल्चर के बीच में और जो हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हैं इकोनॉमिक स्फेयर में, ठीक, इनके बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है। ये डैनियल बेल ने कहा था, द कल्चरल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक। पूंजीवाद के सांस्कृतिक विरोधाभास, ठीक। पूंजीवाद के सांस्कृतिक विरोधाभास में डैनियल बेल का तर्क है कि 20वीं शताब्दी के पूंजीवाद के विकास में, तो ये कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के पूंजीवाद के विकास में उपभोक्तावादी तत्काल आत्मसंतुष्टि के सांस्कृतिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में कड़ी मेहनत उत्पादक की मांग के बीच विरोधाभास पैदा कर दिया है, ठीक।
तो भी जो जो कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक उनके बीच और संस्कृति के बीच एक तरह का विरोधाभास पैदा कर दिया है। कौन किसने किया है? 20वीं शताब्दी की जो पूंजीवाद है वो, 20वीं शताब्दी का जो पूंजीवाद है वो। फीचर्स ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू डैनियल बेल। डैनियल बेल के अनुसार उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? मेन पोस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आर। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कौन कौन से थे? औद्योगिकरण के बाद के मुख्य विकास कौन कौन से थे? तो सबसे पहले आता है द राइज ऑफ सर्विस सेक्टर। सबसे पहले सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट होता है, राइज ऑफ सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र का उदय होता है यहाँ, ठीक, यहाँ पे सेवा क्षेत्र का उदय होता है सबसे पहले। दूसरा है ऑक्यूपेशनल चेंज। दूसरा क्या होता है? ऑक्यूपेशनल चेंज। यहाँ पे लोगों का ऑक्यूपेशन चेंज हो रहा है। पहले जो है ऑक्यूपेशन चेंज नहीं होता था, यहाँ पे लोगों का ऑक्यूपेशनल चेंज हो रहा है, ठीक। पहले जो लोग इंडस्ट्री वगैरह में काम करते थे, अब सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। तो राइज ऑफ सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का उदय, ऑक्यूपेशनल चेंज यानी कि व्यवसायिक परिवर्तन होता है, ठीक। ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के फीचर्स बताए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू डैनियल बेल। डैनियल बेल ने जो भी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के फीचर्स बताए थे वो हैं, तो उसमें सबसे पहला है द राइज ऑफ सर्विस सेक्टर, दूसरा है ऑक्यूपेशनल चेंज, सेवा क्षेत्र का उदय और व्यवसायिक परिवर्तन। और क्या है? चेंज इन प्रोफेशन एंड एजुकेशन। प्रोफेशन और एजुकेशन में चेंज हो रहा है, व्यवसाय और शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है। ग्रोविंग रोल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक। तो फाइनेंशियल और ह्यूमन कैपिटल का रोल बढ़ रहा है, ठीक। फाइनेंशियल और ह्यूमन कैपिटल का रोल बढ़ रहा है। वित्तीय और मानव पूंजी की बढ़ती भूमिका हो रही है, मतलब वित्तीय और मानव पूंजी की भूमिका जो है वो बढ़ रही है। न्यू फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नए तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, बुनियादी ढांचे के नए रूप बनाए जा रहे हैं, ठीक। न्यू फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे के नए रूप बनाए जा रहे हैं। नॉलेज थ्योरी ऑफ वैल्यू, ठीक, मूल का ज्ञान सिद्धांत। ये सारी चीज, सारे फीचर हैं किसके? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के। आप याद रखिएगा इन सारे फीचर को, ठीक। डैनियल बेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डैनियल बेल से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे एक बुक लिखी है, ठीक है। तो वो बुक भी पोस्ट इंडस्ट्रियल, उसमें की पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जो भी बुक है उसको आप जो है डैनियल बेल के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक। फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट एलन टोरेन, तो इन्होंने पहली बार कॉइन किया था, पहली बार जो है पोस्ट इंडस्ट्रियल शब्द का यूज किया, ठीक। फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट एलन टोरेन पब्लिश in 1969 the first major work on post industrial society। तो सबसे पहली बार जो है इन्होंने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे एक अपना वर्क पब्लिक कराया था 1969 में, ठीक। फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट एलन टोरेन, ठीक। तो डैनियल बेल और एलन टोरेन ये दोनों जो है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी से रिलेटेड है। फ्रांसीसी समाजशास्त्री एलन टोरेन ने 1969 में उत्तर औद्योगिक समाज पर पहला बड़ा काम प्रकाशित किया। तो पहला बड़ा काम प्रकाशित किया था इन्होंने 1969 पे में, इसके ऊपर? उत्तर औद्योगिक समाज पर, ठीक। फ्रांसीसी समाजशास्त्री एलन टोरेन ने, ठीक। फ्रांसीसी समाजशास्त्री एलन टोरेन ने 1969 में उत्तर औद्योगिक समाज पर पहला बड़ा काम प्रकाशित किया, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लिक्विड मॉडर्निटी। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑल्दो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है, ठीक। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विड मॉडर्निटी वाज कॉइन्ड बाय द सोशोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर जिगमंड बॉमन। तो जिगमंड बॉमन ने जो है लिक्विड मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ये क्या है? एक मेटाफर के तौर पे इन्होंने यूज किया था। मेटाफर मतलब किसको कहते हैं? जब आप किसी चीज को जो है किसी मटेरियल चीजों से डिनोट करते हैं। जैसे आप किसी इंसान को क्या कहते हैं? शेर कहते हैं, ठीक। किसी को शेर कहते हैं, तो ये क्या है? मेटाफर आप यूज कर रहे हैं, किसी को दूसरे चीज से जोड़ रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं। तो लिक्विड मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने मेटाफर के तौर पे यूज किया था। जिगमंड बॉमन ने मेटाफर के तौर पे यूज किया था टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट मोबिलिटी। किस कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए? कांस्टेंट मोबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए एंड चेंज, कांस्टेंट मोबिलिटी और चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने लिक्विड मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक। कांस्टेंट मोबिलिटी एंड चेंज मतलब कि हमेशा मोबिलिटी और चेंज होते रहते, इसको डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने लिक्विड मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट दिया था।
जिगमंड बॉमन ने। क्या मतलब है? आपका समझ में नहीं आया क्वेश्चन, क्या पूछना चाह रहे हैं? थोड़ा साफ लिखिए। ठीक। The concept of liquid modernity was coined by the sociologist and philosopher Zygmunt Bauman as a metaphor to describe condition of constant mobility and change। एक constant mobility और change को describe करने के लिए जिगमंड बॉमन ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था लिक्विड मॉडर्निटी का। एक He sees in relationship identities and global economic within contemporary society। तो ये लिक्विड मॉडर्निटी जो है ये कहाँ कहाँ पे देखते हैं? रिलेशनशिप में, आइडेंटिटीज में, ग्लोबल इकोनॉमिक्स में, विद इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। इसमें ये लिक्विड मॉडर्निटी के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि लिक्विड मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो ये जिगमंड बॉमन ने दिया। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लिक्विड मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तरल आधुनिकता का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? यस, ये अवधारणा किसने दिया था? ये डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये जिगमंड बॉमन ने दिया। नहीं, नोट्स काफी है, जरूरत नहीं है बाहर से पढ़ने की, और अभी आपके पास टाइम भी नहीं है कहीं बाहर से पढ़ने की। ठीक है, पूरा नवंबर आप अगर पीडीएफ पढ़ते हैं, क्योंकि आप पीडीएफ पढ़ने के बाद जब पीवाईक्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पीडीएफ कितना वैल्यूएबल है जो भी आपको दी जाए। ठीक, उसमें एक एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है जहाँ जहाँ से आज तक क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, मैं कोशिश यही करता हूँ, सिलेबस कंप्लीट करने की हम लोग कोशिश नहीं करते। अगर हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना होता है 1.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ये 3 महीने तक क्यों खींचता है? सिर्फ इसी वजह से कि एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाता है। आप लिक्विड मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे पूरे सिलेबस में आपको कहीं मिलेगा। ठीक, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो पूरे सिलेबस में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग चूंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसीलिए वो पढ़ाना पड़ता है। ठीक, तो तरल पीडीएफ काफी है, आप लोग पीडीएफ भी पढ़िए, वो बहुत है। तरल आधुनिकता की अवधारणा को समाजशास्त्री और दार्शनिक जिसका नाम था जिगमंड बॉमन, इन्होंने ही सबसे पहले तरल आधुनिकता का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक, तरल आधुनिकता की अवधारणा को समाजशास्त्री और दार्शनिक जिगमंड बॉमन ने समकालीन समाज के भीतर रिश्तों, पहचान और वैश्विक अर्थशास्त्र में निरंतर गतिशीलता और परिवर्तन की स्थिति का वर्णन करने के लिए एक रूपक के रूप में किया था। तो तरल आधुनिकता का जो अवधारणा है उन्होंने उसको रूपक के रूप में इस्तेमाल किया था। रूपक कहते हैं जब आप किसी चीज को किसी और चीज से डिस्क्राइब करते हैं, जैसे लोग जो है किसी को अ, दूसरे नाम से जोड़ते हैं। जैसे किसी इंसान को आप कहते हैं कि शेर है, ठीक, शेर है या लोमड़ी है या कुछ भी कहते हैं, तो ये क्या है? एक तरह का रूपक आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये रूपक के तौर पे उन्होंने तरल आधुनिकता का वर्ड इस्तेमाल किया था। किस लिए किया था? गतिशीलता, लगातार निरंतर गतिशीलता और परिवर्तन की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया। ठीक, तो ये किसमें निरंतर गतिशीलता और परिवर्तन हो रहा है? ये ज्यादातर समकालीन समाज के भीतर जो रिश्ते हैं, पहचान है और वैश्विक अर्थशास्त्र है, ये सब चीजों में जो है तरल आधुनिकता का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, रूपक के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक, गतिशीलता और परिवर्तन, निरंतर गतिशीलता और परिवर्तन को बताने के लिए। ठीक, तो आपको बहुत डिटेल में नहीं याद रखना है तरल आधुनिकता का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, यही सिर्फ याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। अभी तक जो पूछा गया यही पूछा गया। Zygmunt Bauman coined the term of liquid modernity to denote current times। तो करंट टाइप को डिनोट करने के लिए, करंट टाइम्स को डिनोट करने के लिए उन्होंने जिगमंड बॉमन ने लिक्विड मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट दिया था, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइडिटी। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे फ्लूइडिटी मतलब जो चीज बह सकती है, चेंज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेशन, इन सब चीज़ों के बेस पे ही इन्होंने लिक्विड मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा अगर चेंज हो तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसके बेस पे ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो फ्लूइडिटी, चेंज, फ्लेक्सिबिलिटी और एडॉप्टेशन। फ्लूइडिटी, चेंज, फ्लेक्सिबिलिटी और एडॉप्टेशन।
जिगमंड बॉमन ने तरलता, परिवर्तन, लचीलेपन, अनुकूलन की अवधारणा के आधार पर, तो किसके आधार पर उन्होंने तरल आधुनिकता का शब्द दिया था? ठीक, तो ये अ, तरलता, परिवर्तन, लचीलेपन, अनुकूलन की अवधारणा के आधार पर दिया था इन्होंने, वर्तमान समय को दर्शाने के लिए। तो अभी वर्तमान समय है, उसको ही दर्शाने के लिए इन्होंने तरल आधुनिकता का शब्द गढ़ा था। ठीक, सोशल एक्सचेंज थ्योरी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। ठीक, इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, वही हमारा लास्ट टॉपिक है। और आज हम लोग यूनिट 6 कंप्लीट कर चुकेंगे। ठीक, सोशल एक्सचेंज थ्योरी। Social exchange theory is a sociological and psychological theory. ठीक, सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल थ्योरी। सोशल एक्सचेंज थ्योरी में हम लोगों ने जो है एक्सचेंज सिस्टम के बारे में पढ़ा है शुरू में। ठीक, वो आप लोग फिर से देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि वो भी सोशल एक्सचेंज थ्योरी का ही पार्ट है। सोशल एक्सचेंज थ्योरी is a sociological and psychological theory that studies the social behavior in the interaction of two parties that implement a cost-benefit analysis to determine risk and benefit. ठीक, तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी क्या है? एक सोशोलॉजिकल थ्योरी है, एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, जो स्टडी करता है सोशल बिहेवियर को, इंटरेक्शन में सोशल बिहेवियर को। जब दो लोग इंटरेक्ट करते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, उसको स्टडी करने के लिए सोशल एक्सचेंज थ्योरी दी गई थी। ठीक, इसमें क्या होता है? कास्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। एक आदमी जब इंटरेक्शन करता है तो उस इंटरेक्शन का उसका कास्ट क्या होगा, मतलब क्या कीमत चुकानी पड़ेगी उसको, और क्या फायदा होगा, इसका एनालिसिस करता है। क्या रिस्क होगा, क्या बेनिफिट होगा, कितने रिस्क हैं उस चीज को करने के लिए, और उससे क्या बेनिफिट है, इन सबको एनालाइज करके ही एक आदमी जो है कोई काम करता है। इसी को सोशल एक्सचेंज थ्योरी कहते हैं। ठीक, जैसे अगर किसी चीज में बहुत ज्यादा रिस्क है और बेनिफिट बहुत कम है, तो लोग उसको नहीं करते। कौन इतना रिस्क लेने जाएगा छोटे सी चीज के लिए? ठीक, लेकिन वहीं पे कहीं बहुत ज्यादा रिस्क, हाँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो और रिस्क जो है नॉर्मल हो, तो आदमी वो काम कर लेता है कि थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, कि कुछ कमाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है हमारे समाज में कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो वो जो खोना पड़ेगा वो क्या है? रिस्क है। और जो पाना पड़ेगा, पाने के लिए वो क्या है? बेनिफिट। तो हम जो है पाना और खोना दोनों को जो है हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक, कि क्या हमारा रिस्क होगा और उससे क्या बेनिफिट होगा, उसके बाद ही हम जो है क्या करते हैं? इंटरेक्शन में आते हैं, कोई चीज करते हैं। ठीक, इसी को सोशल एक्सचेंज थ्योरी स्टडी करता है। सामाजिक विनिमय सिद्धांत क्या है? सामाजिक विनिमय सिद्धांत एक समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। तो ये क्या है? एक समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो दो पक्षों के की बातचीत में सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। जो क्या करता है? दो पक्षों के बीच में जो भी बातचीत होती है, उसमें जो सामाजिक व्यवहार होता है उसका अध्ययन करता है, जो जोखिम और लाभ निर्धारित करने के लिए लागत लाभ विश्लेषण लागू करता है। जो क्या है? हमेशा जो भी व्यवहार होता है वो व्यवहार किस पे निर्भर करता है? ये हमेशा लाभ को और जोखिम को हमेशा उसको उसका विश्लेषण करके ही जो है वो अपने व्यवहार को दिखाता है कि उसका व्यवहार कैसा होगा, जैसा लाभ होगा, जैसा उसमें जोखिम होगा, उसी तरह का उसका व्यवहार होता है। ठीक, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो पाने वाली चीज और खोने वाली चीज दोनों हम लोग दोनों का विश्लेषण करते हैं। और फिर अगर पाने वाली चीज ज्यादा है खोने वाली चीज के मुकाबले में, तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ, वो चीज़ कर लेंगे। लेकिन अगर पाने वाली चीज़ कम है खोने वाली चीज़ से, तो हम लोग वो काम छोड़ देते हैं। कौन उतना बड़ा रिस्क लेने जाएगा? ठीक, कौन उतना बड़ा जोखिम उठाएगा? ये चीज़ जो है सामाजिक विनिमय सिद्धांत इसका अध्ययन करता है। ठीक, सामाजिक विनिमय सिद्धांत इस चीज़ का अध्ययन करता है। सोशल एक्सचेंज थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज होमान्स, अ सोशियोलॉजिस्ट। तो ये इस थ्योरी को किसने डेवलप किया था? जॉर्ज होमान्स ने डेवलप किया था। ठीक, ये एक सोशोलॉजिस्ट है। सामाजिक विनिमय सिद्धांत एक समाजशास्त्री जॉर्ज होमान्स द्वारा विकसित किया गया। ठीक, तो सामाजिक विनिमय सिद्धांत जो है एक समाजशास्त्री जॉर्ज होमान्स द्वारा विकसित किया गया था। It first appeared in his essay Social Behavior as Exchange in 1958। ठीक, तो ये पहली बार जो है ये दिखता है सोशल एक्सचेंज थ्योरी के बारे में इनके ही एक एस्से में, यानी कि जॉर्ज होमान्स के जरिए एक एस्से लिखा गया था 1958 में।
जिसका नाम था सोशल बिहेवियर एज एक्सचेंज। इसमें इन्होंने सोशल एक्सचेंज थ्योरी के बारे में बात किया। ठीक। ये पहली बार 1858 में उनके निबंध विनिमय के रूप में सामाजिक व्यवहार में दिखाई देता है। ठीक। तो इन्होंने एक निबंध लिखा था 1858 में, यानी कि जॉर्ज ह्यूमन्स ने एक निबंध लिखा था 1958 में। ठीक। इस निबंध का क्या नाम था? विनिमय के रूप में सामाजिक व्यवहार। विनिमय के रूप में सामाजिक व्यवहार। इसमें हम लोग जो है सामाजिक विनिमय सिद्धांत के बारे में देख सकते हैं। ठीक। इस हिस्से में ही इन्होंने पहली बार बात किया था सामाजिक विनिमय सिद्धांत के बारे में। Humans studies small group and he initially believed that any society, community or group was best seen as a social system. ठीक। तो ह्यूमन्स जो है स्टडी करते हैं छोटे ग्रुप को, और ही इनिशियली बिलीव दैट, शुरुआत में ये बिलीव करते हैं कि कोई भी सोसाइटी जो है वो सोसाइटी है, कम्युनिटी है या ग्रुप है, वो उसको आप सोशल सिस्टम के तौर पे देख सकते हैं। ठीक। ह्यूमन्स ने छोटे समूहों का अध्ययन किया है और उनका शुरू में मानना था कि किसी भी समाज, समुदाय या समूह को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में सबसे अच्छा देखा जा सकता है। ठीक। तो एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में सबसे अच्छा देखा जा सकता है किसको? किसी भी समाज को, किसी भी समुदाय को या किसी भी समूह को। ये ह्यूमन्स का पहले मानना है। ठीक। To study that social system, it was first necessary to look at an individual behavior. ये कहते हैं कि सोशल सिस्टम को स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना होगा? इंडिविजुअल के बिहेवियर को देखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल क्रिएटर। मतलब सोशल स्ट्रक्चर को देखने के बजाय आपको सबसे पहले इंडिविजुअल के बिहेवियर को देखना पड़ेगा। इसीलिए इनकी जो थ्योरी है वो माइक्रो थ्योरी मानते हैं, क्योंकि माइक्रो जो है वो माइक्रो कहते हैं जो बहुत सूक्ष्म हो, ठीक, जो बहुत छोटा हो। तो इंडिविजुअल क्या है? सोसाइटी के मुकाबले में बहुत छोटा है। तो इंडिविजुअल से अगर शुरू हो रहा है तो माइक्रो होती है, जो सोसाइटी स्ट्रक्चर से शुरू होता है वो मैक्रो होता है। ठीक। तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी इसीलिए कही जाती है कि माइक्रो। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल के बिहेवियर पे फोकस करती है, सोशल स्ट्रक्चर पे नहीं। जैसे यहाँ पे ह्यूमन्स क्या कह रहे हैं कि अगर आपको सोशल सिस्टम की स्टडी करना है तो सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी जो इंडिविजुअल ने खुद बनाया है, सोशल स्ट्रक्चर को इंडिविजुअल ने खुद बनाया है, कि ह्यूमन्स का मानना है। सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बजाय आपको इंडिविजुअल के बिहेवियर को देखना पड़ेगा। ठीक। सोशल स्ट्रक्चर को देखने के बजाय आपको इंडिविजुअल के बिहेवियर को देखना पड़ेगा, अगर आपको सोशल सिस्टम जो है वो समझना है, उसके बारे में स्टडी करनी है तो। ठीक। उस सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले व्यक्तियों द्वारा निर्मित सामाजिक संरचनाओं के बजाय किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखना आवश्यक है। ठीक। तो किसी भी सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए, किसी भी सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए ह्यूमन्स का मानना ये है कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उस समाज के व्यक्तियों का व्यवहार कैसा है। ठीक। इसके बजाय कि आप जो है सामाजिक संरचनाओं को पहले देखते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो सामाजिक संरचनाएं हैं वो व्यक्ति खुद ही बनाता है, ये व्यक्तियों द्वारा ही निर्मित किया जाता है। तो सामाजिक संरचनाओं को देखने के बजाय आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उस समाज में जो व्यक्ति है उनका व्यवहार कैसा है। ठीक। तो किसी भी सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले आपको समाज में जो व्यक्ति हैं उनके व्यवहार को देखना पड़ेगा। ये सोशल एक्सचेंज थ्योरी है ह्यूमन्स की। Humans based his theory on concept of equilibration, expectancy, and distribute justice in dyadic exchange. Humans ने अपने सिद्धांत को डायडिक एक्सचेंज में संतुलन, प्रत्याशा और न्याय वितरित करने की अवधारणा पर आधारित किया है। तो इनकी जो थ्योरी है वो किसके बेस पे है? इक्विलिब्रेशन पे बेस्ड है, एक्सपेक्टेंसी के बेस पे है, और डिस्ट्रीब्यूट जस्टिस इन डायडिक एक्सचेंज के बेस पे। ह्यूमन्स ने अपने सिद्धांत को डायडिक एक्सचेंज में संतुलन, प्रत्याशा और न्याय वितरित करने की अवधारणा पर आधारित किया। With this, he tries to explain the social interaction in a small group and the rewards received proportional to their cost and investment. इसके साथ साथ उन्होंने क्या स्टडी किया है? With this, he tries to explain, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है? सोशल इंटरेक्शन को, छोटे ग्रुप में जो सोशल इंटरेक्शन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। एंड द रिवॉर्ड रिसीव प्रोपोर्शनल टू देयर कास्ट एंड इन्वेस्टमेंट। जो भी वो कीमत लगाते हैं, जो भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बदले में, यानी कि जो भी वो काम करते हैं उसके बदले में उनको क्या रिवार्ड मिलता है, इन सारी चीज़ों को वो एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि इनका मानना है कि हर आदमी
कोई भी काम रिवार्ड के लिए ही करता है, कि कोई भी काम रिवार्ड या पनिशमेंट के बेस पे ही करता है। अगर किसी काम में उसको रिवार्ड मिलेगा तो वो करेगा, अगर किसी काम में उसको पनिशमेंट मिलेगी तो वो नहीं करेगा। जैसे एक आदमी अगर कुत्ता पाल रहा है, उसको ट्रेनिंग देगा, तो उसको ट्रेनिंग में क्या करता है, ये कुछ ऐसे काम है, जब वो करता है तो उसमें गुस्सा दिखाएगा या उसको मारेगा पीटेगा, ताकि उस कुत्ते को ये पता चल पाए कि मतलब ये काम करना गलत है। क्योंकि जब आप वो कोई काम करेगा, आप उसको पनिश करेंगे, तो वो समझ जाएगा कि ये काम करना सही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे उसका बिहेवियर क्या है, चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो काम करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक, और अगर कोई काम ऐसा करता है जिसमें आप उसको कुछ खाने को दे दें, ठीक, एक तरह से क्या है, वो रिवार्ड है उसके लिए। ठीक, तो वो हमेशा वो काम करेगा ताकि उसको खाने को, जब जब भी उसको भूख लगेगी तो वो हमेशा वही काम करेगा ताकि उसको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए। तो हमेशा इसी तरह ह्यूमन बीइंग भी हमेशा रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेस पे ही अपने व्यवहार को चेंज करता है, अपने बिहेवियर को चेंज करता है। ठीक, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, आप पढ़ सकते हैं गूगल पे जाके या बुक में जाके पढ़ सकते हैं, इतना ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक, बस यही समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ क्या होती है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेस पे ही होती है। इसके साथ वो छोटे समूहों में सामाजिक संपर्क कैसा है, इसके बारे में बात करते हैं, और उनकी लागत और निवेश के अनुपात में प्राप्त पुरस्कार, जो भी उन्होंने लागत लगाया है, जो भी निवेश किया है, उसके अनुपात में उनको कैसा पुरस्कार मिल रहा है, इन सब के बारे में समझाने की कोशिश की। ठीक, क्योंकि जो मनुष्य का व्यवहार है वो हमेशा आ, लागत और पुरस्कार, यानी कि हमेशा जो है सजा और पुरस्कार के बेस पे ही काम करता है। अगर किसी काम में उसको सजा मिलती है तो वो काम नहीं करेगा, और अगर किसी काम में उसको पुरस्कार मिलता है तो वो काम करेगा। कि जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को आप कैसे समझाते हैं कि कोई काम गलत है, वो कैसे धीरे धीरे समझ जाता है कि ये काम करना गलत है और ये काम करना सही है। क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें पेरेंट्स जो है उनको वाई वाई दिखाते हैं, मतलब उनको ऐसा शो करने की कोशिश करते हैं कि आप जो है सही कर रहे हो। ठीक, जैसे आपने देखा ना कि बहुत सारे बच्चों को अगर कुछ गलत कर रहे हैं, लोग हँसने लगे, तो लोग जो बड़े होते हैं घर के, वो समझाते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो हँसना नहीं चाहिए, क्योंकि हँसोगे तो वो खुद करेगा, वो और करने लगेगा वो काम। ठीक, वो काम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि हँसने से वो समझ जाएगा कि ये काम सही है करना। ठीक, मैं ये काम कर रहा हूँ तो लोग हँस रहे हैं, इसका मतलब सही है। जैसे एक बच्चा है, अगर वो अ, काँच का गिलास है वो तोड़ दे, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? उसको आँख दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं, मारते हैं। ठीक, हालाँकि उसको पता नहीं, पहली बार उसने गिलास गिराया था। ठीक, तो उसको ये तो किसी ने पहले बताया नहीं था कि गिलास गिराओगे तो पीटोगे। ठीक, थप्पड़ पड़ेगा या पीटोगे, ऐसा तो किसी ने पहले नहीं बताया था उस बच्चे को। लेकिन उसको इसलिए किया जाता है ताकि वो समझ जाए कि ये काम करना गलत है। ठीक, तो जैसे ही मतलब इंटेंशनली तो नहीं होता है, मतलब कोई जानबूझ के नहीं करता है कि मैं सिखा रहा हूँ। ठीक, बल्कि गुस्सा करते हैं कि हाँ तुमने गलत किया इसलिए हम गुस्सा कर रहे हैं। तो आँख दिखाया जाता है, मारा जाता है, डाँटा जाता है, तो बच्चा वहाँ से समझ जाता है कि ठीक है, आज के बाद अगर गिलास गिराया मतलब मैं पिट जाऊँगा। ठीक, तो वो कभी नहीं कोशिश करेगा कि उसके हाथ से गिलास ना गिरे। ठीक, तो इसी तरह से अगर कोई काम वो ऐसा करता है, ठीक, जैसे अगर वो धीरे-धीरे कुछ सीखना, पढ़ना सीखना जानता है, जैसे एबीसीडी पढ़ना शुरू करता है, तो लोग जो है उसको टॉफ़ियाँ ला के देने लगते हैं कि ठीक है, ए से अगर तुमने डी तक सुना दिया तो टॉफ़ी मिल जाएगी। तो ये क्या है, वो जो है रिवार्ड को वो एनालाइज़ करता है कि अगर मैं जो है डी तक सुनाया था, मुझको 1 चॉकलेट मिला था, तो जेड तक सुनाने में कितने चॉकलेट मिलेंगे, वो पूरा काउंट कर लेता है और पूरा याद करके सुना देता है। ठीक, तो ये वो हमेशा ये एनालाइज करता है कि रिवार्ड और पनिशमेंट के बेस पे ही वो काम करता है, उसका व्यवहार चेंज होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, जिसके लिए आप टॉफी दे रहे हैं वो काम वो करने लगेगा, जिसके लिए आप उसको पीट रहे थे वो काम वो धीरे धीरे छोड़ देगा। ठीक, तो ह्यूमन बिहेवियर ऐसा ही होता है, ये रिवार्ड और पनिशमेंट के बेस पे ही काम करता है, ये हुमांस का मानना है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है सक्सेस प्रोपोजिशन, एक सफलता का प्रस्ताव। व्हेन वन फाइंड दैट, अब कैसे कैसे लोग जो है अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं वो हम लोग देखेंगे। सक्सेस प्रोपोजिशन में क्या है, सफलता प्रस्ताव क्या है,
when one finds they are rewarded for their action, जब एक किसी को लगता है कि वो जो है किसी एक्शन के लिए उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, दे टेंड टू रिपीट द एक्शन, तो वो हमेशा वो एक्शन करते रहते हैं। ठीक, जैसे किसी बच्चे ने जो है, मैं अभी जो एग्जांपल दिया था कि किसी बच्चे ने जो है पढ़ना शुरू किया, तो उसने ए बी सी डी ई एफ जी तक उसने याद किया। अब आपने उसको एक चॉकलेट ला के दे दिया, अब उसको पता चल गया कि मुझको जो है रिवॉर्ड मिल रहा है इस काम को करने के लिए, तो वो हमेशा उस चीज़ को रिपीट करने की कोशिश करे। ठीक, तो यही ह्यूमन्स कहते हैं कि सक्सेस प्रोपोजिशन में, कि जब किसी काम के लिए किसी पर्सन को रिवॉर्ड मिलता है, किसी एक्शन के लिए, उनके एक्शन के लिए जब किसी पर्सन को रिवॉर्ड मिलता है, तो वो क्या करता है, वो उस एक्शन को रिपीट करता है। ठीक, व्हेन वन फाइंड दे आर रिवॉर्डेड फॉर देयर एक्शन, जब किसी को लगता है कि वो उस एक्शन के लिए, उसके एक्शन के लिए रिवॉर्ड किया जा रहा है उसको, तो वो दे टेंड टू रिपीट एक्शन, तो वो उस एक्शन को जो है रिपीट करते हैं। ठीक, दे टेंड टू रिपीट द एक्शन, तो वो उस एक्शन को रिपीट करते रहते हैं। सफलता का प्रस्ताव क्या है, जब कोई पाता है कि उसे अपने कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया, कि जब कोई ये पाता है कि उसे अपने कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है, तो वो उस कार्य को दोहराता रहता है, तो वो क्या करता है, उस कार्य को हमेशा दोहराता रहता है। तो सफलता का प्रभाव यही है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था बच्चे, एक उसने जो है ए बी सी डी एफ जी तक याद कर लिया, उसके लिए आपने जो है चॉकलेट ला के दे दिया, तो वो सोचेगा कि अब मैं जेड तक याद करके सुना, ठीक, ताकि मुझको ऐसी चॉकलेट मिलता रहे। ऐसे लोगों का बिहेवियर इसी तरह होता है। सफलता का प्रस्ताव यही है कि जितना ज़्यादा जो है उसको पुरस्कृत किया जाएगा किसी कार्य के लिए, उतना ज़्यादा वो उस कार्य को दोहराता रहेगा। ठीक, ये होता है सक्सेस प्रोपोजिशन। स्टिमुलस प्रोपोजिशन क्या है, प्रस्ताव क्या है, द मोर ऑफन अ पर्टिकुलर स्टिमुलस हैज रिजल्टेड इन अ रिवॉर्ड इन द पास्ट, द लाइकली इट इज दैट अ पर्सन विल रिस्पॉन्ड टू इट। अतीत में जितनी अधिक बार किसी विशेष प्रोत्साहन के लिए परिणाम स्वरूप पुरस्कार मिला है, उतनी ही अधिक संभावना है कि कोई व्यक्ति उस पर प्रतिक्रिया दे। ठीक, तो यही प्रतिक्रिया, कोई भी स्टिमुलस है उसको रिस्पॉन्स करना है। अगर एक बार किसी ने किसी सिचुएशन को रिस्पॉन्स किया, उसके बदले में उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक, किसी सिचुएशन में किसी आदमी ने रिस्पॉन्स किया और उसको उसके लिए रिवॉर्ड मिल गया, ठीक, तो वो हमेशा उस रिस्पॉन्स को रिपीट करता रहेगा। पास्ट में अगर उसको रिवॉर्ड मिला है, तो हमेशा उस रिस्पॉन्स को रिपीट करता है। द मोर ऑफन अ पर्टिकुलर स्टिमुलस हैज रिजल्टेड इन अ रिवॉर्ड इन द पास्ट, जितना ज़्यादा जो है पास्ट में उसको रिवॉर्ड मिला होगा किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, उतना ज़्यादा वो जो है वो पर्सन रिस्पॉन्ड करेगा उस स्टिमुलस को। ठीक, द मोर लाइकली इट इज दैट अ पर्सन विल रिस्पॉन्ड टू इट। प्रोत्साहन प्रस्ताव क्या है, अतीत में जितनी अधिक बार किसी विशेष प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप पुरस्कार मिला होगा उसको, उतनी ही अधिक संभावना है कि कोई व्यक्ति उस पर प्रतिक्रिया दे। उतनी अधिक संभावना यह है कि कोई व्यक्ति जो है उस पर प्रतिक्रिया दे। ये होता है प्रोत्साहन प्रस्ताव। किसी सिचुएशन में किसी विशेष प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप, यानी कि कोई ऐसी स्थिति थी जिसमें उसने प्रोत्साहन किया था, उसको रिस्पॉन्स किया था और उसके लिए उसको पुरस्कार मिला था अतीत में। ठीक, तो वो फ्यूचर में हमेशा, यानी कि जो भी अ, बाद में वो हमेशा वही काम करेगा, उस चीज़ को, उस सिचुएशन को रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेगा हमेशा, कि किसी को प्रोत्साहन प्रस्ताव कहा जाए। नेक्स्ट आता है डेप्रीवेशन सेटिएशन। ठीक, अभाव तृप्ति प्रस्ताव। डेप्रीवेशन सेटिएशन या अभाव तृप्ति प्रस्ताव, ये क्या होता है? तो डेप्रीवेशन सेटिएशन क्या है, अभाव तृप्ति प्रस्ताव क्या होता है? Proposition, the more often in the recent past a person has received a particular reward,
द लेस वैल्यूएबल एनी फर्दर यूनिट ऑफ दैट रिवॉर्ड। ठीक, जितना ज़्यादा वो उस चीज़ का रिवार्ड उसको मिला होगा, जितना ज़्यादा एक रिवार्ड आदमी को मिला होगा, उसकी वैल्यू उतना कम होती जाती है। ठीक, अगर कोई काम आप करते हैं तो उसके रिवार्ड में आपको कोई चीज़ मिल जाती है, अब उस चीज़ की वैल्यू अब धीरे धीरे आपके माइंड में कम होती रहती है। ठीक, जैसे अ, एक बच्चा है, अगर उस बच्चे को आप जो है किसी चीज़ को पढ़ने के लिए आपने चॉकलेट दे दिया, अब वही चॉकलेट आप वही बार-बार दे रहे हैं, बार-बार दे रहे हैं, तो एक टाइम आएगा वो नहीं करना चाहेगा, जब उसका मन जो है उस चॉकलेट से भर जाएगा तो वो नहीं करना चाहेगा। ठीक, तो यही कहते हैं डेप्रिवेशन सैटिस्फैक्शन, इसी का कहना है कि जितना ज़्यादा कोई रिवार्ड मिलता है, उतना उस रिवार्ड की वैल्यू उसके माइंड में कम होती जाती है। ठीक, जैसे आपको मान लेते हैं कि सपोज करिए कि आप कोई कंपटीशन में आपको ईयरफोन गिफ्ट कर दिया है, रिवॉर्ड के तौर पे आपको ईयरफोन मिल गया। ठीक, उसके बाद बार बार दो हर महीने जो है वो कंपटीशन हो रहा है, आपको बार बार ईयरफोन मिल रहा है, एक टाइम पे आपको लगेगा यार ईयरफोन के अलावा कुछ और दे देते तो सही। ठीक, तो उस रिवॉर्ड की वैल्यू आपकी जो पहली बार में जो ईयरफोन मिला था तब ये आप बात नहीं बोलते। ठीक, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो पहली बार रिवॉर्ड मिला था। तो यही कहना है डेप्रिवेशन सैटिस्फैक्शन का, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन्स, कि जितना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड किसी चीज़ कोई रिवॉर्ड जितना ज़्यादा आपको मिलता है, वो उस रिवॉर्ड की वैल्यू उतना धीरे-धीरे कम होती जाती है। ठीक, प्रोपोज़िशन क्या है? द मोर ऑफ़न इन द रिसेंट पास्ट अ पर्सन हैज़ रिसीव्ड अ पर्टिकुलर रिवॉर्ड। एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड जो है, पर्टिकुलर रिवॉर्ड जितनी बार किसी एक पर्सन को मिला होगा, द लेस वैल्यू एनी फर्दर यूनिट ऑफ दैट रिवॉर्ड बिकम। अब उस रिवॉर्ड की और फर्दर यूनिट जो है उसकी वैल्यू धीरे-धीरे कम होती रहती है। ठीक, अभाव तृप्ति प्रस्ताव क्या है? जितनी अधिक बार हाल के दिनों में किसी व्यक्ति को एक विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उस पुरस्कार की कोई भी अन्य इकाई उतनी ही कम मूल्यवान हो जाती है, उसका मूल्य धीरे धीरे उसके माइंड में, उसके दिमाग में कम होता रहता है। ठीक, किसी को आपने रिवार्ड के तौर पे पेन दे दिया, बार बार उसको पेन दे रहे हैं, ठीक, हर दूसरे दिन उसको पेन दे रहे हैं, तो वो यही सोचेगा ना कि अब पेन ना मिले तो बेहतर है। हालांकि जब पहली बार उसको पेन मिली होगी तो वो बहुत खुश रहा होगा। ठीक, तो यही अभाव तृप्ति प्रस्ताव यही है कि जितना ज़्यादा कोई रिवॉर्ड बार-बार मिलता है, उतना ज़्यादा उस पुरस्कार की, जितना ज़्यादा पुरस्कार बार-बार मिलता है, उस पुरस्कार की वैल्यू उतना ही धीरे-धीरे, उस पुरस्कार का मूल्य जो है वो धीरे-धीरे कम होता रहता है उसके माइंड में। ठीक, और वो सोचेगा कि अब वो ना करे तो बेहतर है। ठीक, तो ये भी एक सिचुएशन होती है। सोशल एक्सचेंज थ्योरी वाज डिफाइंड बाय ब्लॉक। तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी को ब्लॉ ने भी डिफाइन किया है, एंड इमर्सन ने भी डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है? as an action reaction system of exchange based on a reward mechanism for value exchange। ठीक, तो ये क्या है? एक्शन रिएक्शन सिस्टम है ऑफ एक्सचेंज का, जो किस पे बेस होता है? रिवॉर्ड मैकेनिज्म के बेस पे होता है, वैल्यू एक्सचेंज के बेस पे होता है, फॉर वैल्यू एक्सचेंज। मतलब कि वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेस पे ही होता है। ठीक, जितना भी जिस जिस काम के लिए उसको रिवॉर्ड मिलेगा वो काम वो करेगा, उसी से रिलेटेड वो एक्शन रिएक्शन करेगा। सोशल एक्सचेंज थ्योरी को ब्लॉ 1964 और इमर्सन 1976 द्वारा मूल्य विनिमय के लिए इनाम तंत्र के आधार पर विनिमय की एक क्रिया प्रक्रिया प्रणाली के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक, तो इन्होंने विनिमय की एक क्रिया प्रक्रिया प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है किसको? सोशल एक्सचेंज थ्योरी को। ठीक, तो आपको बस ये याद रखना है कि ब्लॉक और इमर्सन ने भी सोशल एक्सचेंज थ्योरी के बारे में बात किया है। ब्लॉ ने जो है ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात किया है, ये याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम लोग जो है ब्यूरोक्रेसी है, तो इसलिए जो है ब्लॉक के बारे में, ब्यूरोक्रेसी में भी इन्होंने बात की है, ब्यूरोक्रेसी में भी ब्लॉ ने बात किया है, और सोशल एक्सचेंज थ्योरी में भी बात किया है। तो ये याद रखिएगा कि सोशल एक्सचेंज थ्योरी को ब्लॉ और इमर्सन ने भी डिफाइन किया है, किस तौर पे? एक्शन और रिएक्शन सिस्टम के तौर पे डिफाइन किया है, जो रिवॉर्ड के बेस पे। ठीक, क्रिया और प्रक्रिया प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है, जो किसके बेस पे होता है, जो किस पे आधारित होता है? ये हमेशा इनाम तंत्र पे आधारित होता है। ठीक, सोशल एक्सचेंज थ्योरी considers direct social interaction between actors through four elements। ठीक, तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी जो है वो डायरेक्ट सोशल कंसीडर करता है, डायरेक्ट सोशल इंटरेक्शन को, किसके जरिए?
4 एलिमेंट के जरिए। सोशल एक्सचेंज सिद्धांत 4 तथ्यों के माध्यम से अभिनेताओं के बीच में प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क पर विचार करता है। ये कौन कौन सी चीजों पर विचार करता है? तो ये 4 जो है तथ्यों के माध्यम से अभिनेताओं के बीच प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क पर विचार करता है। तो अभिनेताओं के बीच यानी कि 2 लोगों के बीच में जो संपर्क होता है उसका जो है माध्यम क्या होता है? तो 4 तत्व को सोशल एक्सचेंज सिद्धांत जो है वो सामाजिक विनिमय सिद्धांत जो है वो इस पर विचार करता है। तो पहला क्या है? ट्रस्ट। सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए आपको, तभी आप कोई काम करेंगे। सोशल एक्सचेंज तभी होगा, इंटरेक्शन तभी होगा जब आपको किसी के ऊपर विश्वास होगा, ट्रस्ट होगा। कमिटमेंट मतलब अगर आपको पता है कि आप ये कमिटमेंट कर रहा है, मतलब ये कह रहा है कि फला इनाम दूंगा आप ये काम करोगे तो, लेकिन देगा नहीं, आपको पता है, ठीक, तो आप वो काम कभी नहीं करेंगे। तो कमिटमेंट और ट्रस्ट जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो 4 कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो पहला है ट्रस्ट, दूसरा है कमिटमेंट, और तीसरा है रेसिप्रोसिटी, और चौथा है पावर। विश्वास, प्रतिबद्धता, पारस्परिकता और शक्ति। इन सब चीज़ों ये सब जो है वजह हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ों का अध्ययन करता है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। ये 4 एलिमेंट का जो है स्टडीज करता है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। तो सोशल एक्सचेंज सिद्धांत 4 तथ्यों के माध्यम से अभिनेताओं के बीच प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क पर विचार करता है। वो 4 तथ्य कौन कौन से हैं? विश्वास, प्रतिबद्धता, पारस्परिकता और शक्ति। विश्वास, प्रतिबद्धता, पारस्परिकता और शक्ति। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच अंतर क्या होता है? द टू ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग एक्सचेंज थ्योरी कर चुके हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे हम लोग। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच अंतर क्या होता है? द टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप आर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। रिलेशनशिप के बेस पे जो है 2 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। रिश्तों के आधार पर अगर देखा जाए तो 2 तरह के संगठन जो है गठित होते हैं। एक है औपचारिक संगठन, दूसरा है अनौपचारिक संगठन। एक है औपचारिक संगठन और दूसरा है अनौपचारिक संगठन। तो सबसे पहले आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि औपचारिक संगठन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज आर गाइडेड बाय रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? जो एम्प्लॉय होते हैं वो गाइडेड बाय होते हैं रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। मतलब यहाँ पे रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं और प्रोसीजर होते हैं, ठीक। औपचारिक संगठन में क्या आता है? औपचारिक संगठन में कर्मचारियों को नियमों, नीतियों और प्रतिक्रियाओं द्वारा निर्देशित किया जाता है, ठीक। तो औपचारिक संगठन में हमेशा नियम होंगे, ठीक, नीतियां होंगी और प्रतिक्रियाएं होंगी, ठीक। इसके द्वारा ही निर्देशित किया जाता है लोगों को। The structure of job and positions of employees are clearly defined for achieving smooth functioning of organization. जो स्ट्रक्चर होता है, जॉब का जो स्ट्रक्चर होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, और जो पोजीशन होती है एम्प्लॉय की, वो क्लियरली डिफाइंड होती है, ठीक। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी पोजीशन क्लियरली डिफाइंड होती है। कौन मैनेजर होगा, कौन वर्कर होगा, कौन किस पोस्ट पे होगा, क्या पोजीशन होगी, कौन सी जॉब होगी, ये सारी चीज़ें क्लियरली डिफाइंड होती हैं फॉर अचीविंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ फंक्शनिंग कर सके। संगठन के सुचारू कामकाज को प्राप्त करने के लिए नौकरियों की संरचना और कर्मचारियों के पदों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है, ठीक। तो संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक, सुचारू कामकाज को प्राप्त करने के लिए
ये तो आप लोग देखेंगे कितना कवर किया गया था, मैंने इसको एनालाइज नहीं किया है कि कितना कवर था, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन ज़्यादातर नोट्स से ही। संगठन के सुचारू कामकाज को प्राप्त करने के लिए नौकरियों की संरचना और कर्मचारियों के पदों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। ठीक, तो जो नौकरियों की संरचना है, जो कर्मचारी के पद हैं, इन सबको स्पष्ट रूप से ही परिभाषित किया जाता है, ताकि जो है वो संगठन सुचारू तरीके से काम कर सके, सुचारू कामकाज को प्राप्त कर सके। In a formal organization, the position, responsibility, authority, and accountability of each and every employee is defined for achieving organizational goal. तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें किसी एम्प्लॉय की पोजीशन क्या होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसकी अथॉरिटी कितनी है और उसकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है, ठीक, ये सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको प्राप्त किया जा सके, ठीक, उसको हासिल किया जा सके। एक औपचारिक संगठन में संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, एक औपचारिक संगठन में जो भी संगठनात्मक लक्ष्य होते हैं, जो भी उद्देश्य होते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हर कर्मचारी की स्थिति क्या होगी, उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, उसका अधिकार क्या है या उसकी जवाबदेही कितनी होगी, ये सारी चीज़ें तय की जाती हैं, ठीक, ताकि वो सुचारू तरीके से काम कर सकें। इट इज स्टेबल, रिजिड एंड कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। ये जो है स्टेबल होता है, मतलब बहुत दिन तक चलने वाला होता है, रिजिड होता है, और ये कोऑर्डिनेट करता है डिपार्टमेंट के हर ऊपर से। ये स्थिर होता है, कठोर होता है, और प्रत्येक विभाग के प्रयास का समन्वय करता है, ठीक, समन्वय करता है। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन। Interaction among employees at the workplace gives rise to network of informal communication. तो informal organization जो होता है वो क्या होता है, इंटरेक्शन एमंग एम्प्लॉयज एट द वर्क प्लेस, जो भी एम्प्लॉयज के बीच में इंटरेक्शन होता है वर्क प्लेस पे, उसकी वजह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का उदय होता है, मतलब उसका डेवलपमेंट होता है। कार्यस्थल पर कर्मचारियों के बीच में जो बातचीत होती है वो अनौपचारिक संचार के नेटवर्क को जन्म देती है। एंड एम्प्लॉयज कट द ऑफिशियल चैनल एंड फॉर्म्स देयर ओन सोशल ग्रुप। तो एम्प्लॉयज होते हैं वो आपस में एक नया सोशल ग्रुप बना लेते हैं जिसमें वो आपस में बातचीत करते हैं, वो कामकाज की बात नहीं होती, आपस की बातचीत होती है, उनको जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है, विच आर नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, कोई भी इसमें पोस्ट तय नहीं होती है, इसकी पोजीशन क्या होगी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, कोई जो है अथॉरिटी नहीं होती, कुछ नहीं होती, सारे लोग बराबर होते हैं लगभग, ठीक। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक। और कर्मचारी आधिकारिक चैनल को छोड़ देते हैं और अपने छोड़कर मतलब कि उससे बाहर निकल के अपने स्वयं के सामाजिक समूह बनाते हैं, जिन्हें औपचारिक संगठन के रूप में जाना जाता है, अनौपचारिक संगठन के रूप में जाना जाता है। इट हैज नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, इसका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है जैसा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। एज इट कंप्राइजेज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें जो है सोशल रिलेशनशिप का नेटवर्क होता है, इसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है, क्योंकि इसमें सामाजिक संबंधों का एक नेटवर्क शामिल होता है, ठीक, क्योंकि इसमें सामाजिक संबंधों का नेटवर्क शामिल होता है, इसमें इसीलिए इसकी कोई जो है फिक्स संरचना, निश्चित संरचना नहीं होती। इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इज फ्लेक्सिबल, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है इंफॉर्मेशन के फ्लो के लिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, सारी चीज़ें स्पेसिफिक तरीके से डायरेक्टेड होती हैं, लेकिन इसमें कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होगी, और ये पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता है, ठीक। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिजिड होता है, ये रिजिड नहीं होता। इसमें सूचना के प्रवाह के लिए कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, और ये लचीला होता है, ठीक, ये लचीला होता है, बहुत कठोर नहीं होता है। It is helpful in foster communication and fulfill the social needs of employee at the workplace, ठीक। तो ये जो है मददगार होता है फास्टर कम्युनिकेशन में, और जो सोशल नीड होती है एम्प्लॉय की वर्क प्लेस पे उसको पूरा करता है, ठीक। ये तेज संचार में सहायक है और कार्यस्थल पर कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, और जो भी कार्यस्थल पर सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करता है, ठीक।
इट इज हेल्पफुल इन फास्टर कम्युनिकेशन एंड फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय एट द वर्क प्लेस। ये तेज संचार में सहायक होता है और कार्यस्थल पर कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकता को पूरा करता है। तो कार्यस्थल पर जो भी सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं कर्मचारियों की, उसको कौन पूरा करता है? ये अनौपचारिक जो संगठन होता है वही पूरा करता है। पाथरॉन स्टडीज हम लोग कल करेंगे, ये भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन चूंकि टाइम नहीं है इसलिए हम लोग कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और भी कोई क्वेश्चन है आपका तो कर सकते हैं, ठीक, एनी क्वेश्चन? क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, तकरीबन 9 पॉइंट है इसमें, तो टाइम लगेगा, एटलीस्ट 20 मिनट तो लगेगा इसमें। तो इसीलिए आपकी क्लास भी है 4 बजे, मंजू मैम की क्लास है शायद 4 बजे, तो इसलिए हम लोग लीव करते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।